हमारे एमसी का नाम ली यी है, जो एक एक्सपीरियंस्ड इंटरडाइमेंशनल ऑपरेटिव है। हर दिन वो एक प्रोटेक्टिव सूट पहनता है और अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरी डायमेंशन में एनर्जी स्टोन्स माइन करने जाता है। पोर्टल में एंटर करने से ठीक पहले उसके एक सुपीरियर ने प्राउड स्माइल के साथ उसकी तारीफ की। उसने एक्नॉलेज किया कि इस महीने उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और बोला कि अगर वो इसी पेस से चलता रहा तो करीब 1 साल में अपने पेरेंट्स का डेट चुका सकता है। उसने ली यी के कंधे पर हाथ रखा और मेंशन किया कि अगर ली यी ने अगले 3 से 5 साल ऐसे ही मेहनत की तो शायद वो एक छोटा अपार्टमेंट भी खरीद सकता है। ली ने फोर्स्ड स्माइल दिखाया और हार्ड वर्क करने का वादा किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस हार्टलेस कैपिटलिस्ट को कोस रहा था। उसका असली प्लान था डेट चुकाकर ये जॉब छोड़ देना। उसे अगले 5 साल इस शिटी जॉब में बिताने का कोई इरादा नहीं था। असल में दूसरी डायमेंशंस में रेडिएशन एक ऑर्डिनरी इंसान को एडवांस्ड 1 बनने का 1 in 1000 चांस देती थी, लेकिन यह जानलेवा भी थी। कोई भी इंसान सूट पहनकर दूसरी डायमेंशन में काम करने का फैसला तब तक नहीं करता जब तक लाइफ की मजबूरी ना हो। ट्रक्स पोर्टल्स की तरफ बढ़ने लगे। एक आदमी ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या ली यी वही लड़का है जिसके पेरेंट्स की 3 साल पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसे ना कॉम्पेंसेशन मिला बल्कि उल्टा उनके डेट का बोझ भी उसी पर आ गया। उसके दोस्त ने सिर हिलाकर बताया कि एनजी ग्रुप ने इंसिस्ट किया था कि उसके पेरेंट्स ने $1 million का नुकसान किया था। ली सच में बहुत अनफॉर्चुनेट था। चबी वाला डिसएग्री करता है। वो कहता है कि इसमें कोई रिग्रेट वाली बात नहीं है। ली बस वीक है। अगर वो होता तो कंपनी से पैसे निकलवाने के लिए सब कुछ रिस्क कर देता। दोस्त थोड़ा कंफ्यूज था। उसे लगा था कि वो उनकी जान ले लेगा। चबी वाला आर्म्स क्रॉस करके अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो बेवकूफ है। वो एक्सप्लेन करता है कि किसी की जान लेना कोई हल नहीं है, पैसे निकालना ज्यादा प्रैक्टिकल है। लेई की आंखों में रेज की चमक आ जाती है। कभी कभी इंसान खुद से नहीं बल्कि सोसाइटी या इस पागल दुनिया की वजह से वीक बनता है। कई घंटे बाद वो ट्रक से उतरते हैं, इक्विपमेंट पहनते हैं और काम शुरू करने का डिसाइड करते हैं। तभी जमीन हिलने लगती है और एक आदमी को लगता है कि कोलैप्स हो रहा है। सुपरवाइजर एक्सप्लेन करता है कि यह बस एक छोटा अर्थक्वेक है। चबी वाले की आंखें कंफ्यूजन में फैल जाती हैं, क्योंकि उसने कभी दूसरी डायमेंशन में अर्थक्वेक के बारे में नहीं सुना था। कई डायमेंशनल जोन्स में काम करने के बावजूद उन्होंने कभी अर्थक्वेक नहीं सुना था। इससे उन्हें शक होने लगता है कि शायद मॉन्स्टर आने वाले हैं। वो आपस में बात करने लगते हैं। एक वॉर्न करता है कि उन्हें काम जारी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसने सुना है कि यहां पहले एलियंस थे जो इंसेक्टॉइड्स और बीस्ट्स से भी ज्यादा खतरनाक थे। वो डिसाइड करते हैं कि अब रुक जाना ही बेहतर है। ये बहुत डेंजरस है। सुपरवाइजर सबको चुप रहने का ऑर्डर देता है और साफ कर देता है कि एडवांस्ड वंस ने 3 साल पहले इस एरिया को एलियंस से क्लियर कर दिया था, तो अब उनका आना नामुमकिन है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि एक क्लॉ उसके चेस्ट को चीर देती है। ये देखकर सबकी आंखें डर से फैल जाती हैं। ली डर से पैरालाइज्ड हो जाता है, समझ नहीं पाता क्या करे। मरने से ठीक पहले सुपरवाइजर रिवील करता है कि ये एलियन है। उसी वक्त कई पावरफुल बीस्ट्स, जिन्हें एलियंस कहा जाता है, आसमान से उतरने लगते हैं और केओस मच जाता है। एलियंस वर्कर्स का मैसेकर करने लगते हैं, जिससे बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेई पूरी ताकत से भागने लगता है। उसे याद आता है कि वो डायमेंशनल रिफ्ट के एग्जिट से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। वो सोचता है कि क्या भागना वाकई मदद करेगा। उसे पता है कि यह सब ह्यूमन स्ट्रेंथ के बस से बाहर है। एक एलियन ने एक वर्कर की बॉडी को उठाकर ली की तरफ फेंका, जिससे वो दीवार से टकरा जाता है। ली जोर जोर से सांस लेने लगता है और देखता है कि वर्कर्स ट्रक पर चढ़ रहे हैं। ट्रक स्टार्ट होते ही हमारा लड़का उनसे रुकने को कहता है, लेकिन तभी एक एलियन ट्रक के ऊपर लैंड करता है, अपनी शार्प क्लॉ से रूफ में होल कर देता है। यह देखकर वर्कर्स पैनिक कर जाते हैं। उन्हें पता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। एलियन 2 वर्कर्स को पकड़ लेता है और जंप करके ट्रक को ओवरटर्न कर देता है। बाकी एलियंस व्हीकल की तरफ बढ़ने लगे और हमारे लड़के को जल्दी ही समझ आ गया कि उनका असली टारगेट अंदर के लोग हैं। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई कि ट्रक में ब्लास्ट हो गया, जिससे एलियंस के बॉडीज दूर जा गिरे। ली ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और खुद को पैनिक होने से नहीं रोक पाया। आग ने एलियंस को जलाना शुरू कर दिया, जिससे वो दर्द में तड़पने लगे। एलियंस गिर पड़े। ली घायल उठा
और सोचने लगा कि शायद फायर ही उनकी वीकनेस है। उसका ध्यान पास पड़ी एक टॉर्च पर गया। उसने अपनी थ्योरी टेस्ट करने का फैसला किया। एक एलियन उसकी तरफ झपटा। हमारा लड़का जंप करके टॉर्च की तरफ दौड़ पड़ा, मोमेंटम का फायदा उठाते हुए। किस्मत से वो टॉर्च तक पहुंच गया और उसे पकड़ लिया। ली ने टॉर्च को इधर उधर घुमाना शुरू किया। एलियन तुरंत उसके पास आना बंद कर दिया। जब ली ने टॉर्च उनकी तरफ की तो मॉन्स्टर्स डर से फ्रीज हो गए। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस की चमक आ गई और उसने सबको रिवील किया कि ये क्रीचर्स फायर से डरते हैं। 10 साल पहले अचानक दुनिया भर में कुछ गेट्स खुल गए थे। उन्हीं से इंसेक्टॉइड्स, बीस्ट्स और एलियंस डिमेंशनल रेल्म्स से निकलकर अर्थ पर इन्वेड करने लगे। सिर्फ वो लोग जिन्हें रेडिएशन से अवेकन होने का मौका मिला, उनके पास इन मॉन्स्टर्स का सामना करने की पावर थी। उनकी वजह से न सिर्फ इंसानों ने गेट्स बंद किए, बल्कि डायमेंशनल एनर्जी के एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट का नया दौर भी शुरू हुआ। दुर्भाग्य से ये लोग एडवांस्ड वंस नहीं थे। ले ने सबको जल्दी से जितना हो सके उतना फ्लैमेबल मटेरियल इकट्ठा करने को कहा। कुछ वर्कर्स ने टॉर्चेस पकड़ लीं ताकि एलियंस को रिपेल कर सकें, बाकी बर्निंग ट्रक की तरफ भागे। वो सब ऑर्डिनरी लोग थे और इस दुनिया में सिंपल सर्वाइवल ही सब कुछ था। गेट से आए मॉन्स्टर्स के सामने उनके पास भागने की भी ताकत नहीं थी। एक आदमी ने टॉर्च पकड़ी और उसका बॉडी डर से कांपने लगा। उसकी आंखों में डर साफ था। उसे पता था कि टॉर्च ज्यादा देर नहीं चलेगी। ले पसीना पसीना हो गया और बताया कि स्टोरेज रूम में गैसोलीन है। उसका प्लान था कि एंट्रेंस को फायर से ब्लॉक कर दें ताकि रेस्क्यू आने तक सरवाइव कर सकें। लाई ने सबको ऑर्डर दिया कि बैक टू बैक खड़े हों, सर्कल बनाएं और धीरे धीरे पीछे हटें। लाई का प्लान काम करने लगा। धीरे धीरे वो लोग स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ने लगे। पास पहुंचते ही लाई ने उन्हें एंट्रेंस पर गैसोलीन डालने को कहा। एक ने सिर हिलाया। उन्होंने बैरल्स को किक किया, जिससे गैसोलीन एंट्रेंस पर फैल गई। जैसे ही एक एलियन ने गैसोलीन पर कदम रखा, लाई और बाकी ने अपनी टॉर्चेस फेंक दी। टॉर्च ने गैसोलीन को छूते ही पावरफुल फ्लेम बना दी, जो एंट्रेंस में फैल गई और एलियन को जला दिया। एक ग्रेटफुल स्माइल के साथ बूढ़े आदमी ने लाई के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही सबने सांस ली, उन्होंने एडमिट किया कि अगर वो न होता तो सब मर जाते। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर कभी कुछ हो तो बस कहना, वो जरूर मदद करेंगे। लाई का ध्यान किसी चीज पर अटक गया। उसे क्यूरियोसिटी हुई। इस रूम में एक स्टैच्यू थी। लाई आई की एक्सप्रेशन देखकर बूढ़े आदमी ने एक्सप्लेन किया कि ये स्टैच्यू बहुत पहले माइनशाफ्ट में मिली थी। उसका मानना था कि सुपरवाइजर वोंग इसे ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए स्मगल करना चाहता था, इसलिए उसने इसे यहां छुपा रखा था। लाई ने ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसे रियलाइज हुआ कि स्टैच्यू काफी एंशिएंट थी। वो लोग सेक्टर 7 में थे और वॉकी टॉकी से उन्होंने पूछा कि रेस्क्यू कब आएगा, बताते हुए कि उन पर एलियंस ने हमला किया है और अर्जेंटली रीइंफोर्समेंट चाहिए। रेस्क्यू टीम ने मैसेज रिसीव होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि फिलहाल अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, रेस्क्यू करीब 2 घंटे में पहुंचेगा। ये सुनकर सबकी आंखें डर से फैल गईं और जल्दी आने की रिक्वेस्ट करने पर वॉकी टॉकी का सिग्नल चला गया। सब पैनिक में थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। स्थिति और भी डेस्परेट थी क्योंकि उनके प्रोटेक्टिव सूट्स की पावर सोर्स में सिर्फ 1.5 घंटे की एनर्जी बची थी। मरने का डर सबके चेहरे पर साफ था। कुछ अपने घर पर इंतजार कर रही वाइव्स और बच्चों के बारे में सोच रहे थे। एक ने प्रपोज किया कि व्हीकल से ब्रेक थ्रू किया जाए। आर्ग्यूमेंट दिया कि कम से कम एक तो बच सकता है, बजाय इसके कि सब यहां मौत का इंतजार करें। काम लुक के साथ लेई ने अपनी कलाई देखी, रियलाइज किया कि उसके सूट में बहुत कम एनर्जी बची है। वो बस यही उम्मीद कर सकता था कि रेस्क्यू जल्दी आ जाए। एक वर्कर ने सबका ध्यान खींचा। वो चबी वाला था, जिसके हाथ में वुडन स्टिक थी। उसकी आंखों में मैलिस की चमक थी। उसने रिवील किया कि सूट्स की एनर्जी रेस्क्यू तक नहीं चलेगी और ऐसी सिचुएशन में किसी को सैक्रिफाइस करना होगा। उसका ध्यान ली यी और बूढ़े आदमी पर था। हमारा लड़का काल्म रहा। चबी वाले ने वुडन स्टिक से ली यी की तरफ इशारा किया और साफ कर दिया कि ली यी का कोई रिश्ता नहीं है और वो डेट में डूबा है। उसकी लाइफ सिर्फ सफरिंग है। इसीलिए उसने डिमांड की कि वो अपना सूट की बैटरी दे दे। लियाई की आंखें रेज से चमक उठीं। उसने अपने दांत भींच लिए। जब ली ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, चबी वाले ने उसे स्टिक से मारा। ली ने अटैक ब्लॉक कर दिया, जिससे वुडन स्टिक टूट गई। हमारा लड़का दर्द से तड़पने लगा और चबी वाला उसका मजाक उड़ाने लगा। उसे रेजिस्ट करने की चैलेंज दी।
फ्यूरियस गेज के साथ उन्होंने लेई को गर्दन से पकड़ लिया और उसका मास्क उतार दिया, कहते हुए कि शायद रेडिएशन एक्सपोजर से उसकी अवेकनिंग हो जाए। उन्होंने ऐड किया कि अगर उसकी पावर अवेकन हो गई तो वो उनका हीरो बन सकता है। मास्क की तरफ रेंगते हुए ली ने उन बास्टर्ड्स को कसम खाई कि अगर वो अवेकन हुआ तो सबसे पहले उन्हें मारेगा। उनकी आंखों में मैलिस की चमक थी और कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई थी। अवेकनिंग की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1000 में एक थी और उन्हें नहीं लगता था कि वो इतना लकी है। उन्हें लगा कि एक और बैटरी मिल गई है, तो वो बाकी लोगों की तरफ मुड़े और पूछा कि अगला कौन अवेकनिंग ट्राई करेगा। एक आदमी पैनिक में आ गया। उसने अपने साथियों को धक्का दिया और ट्रक की तरफ भागने लगा, जिससे चबी वाला और बाकी उसका पीछा करने लगे। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक थी। उसने कहा कि अगर मरना है तो सब साथ मरेंगे। उसने ट्रक स्टार्ट किया और बिना एक सेकंड गंवाए वहां से भागने का फैसला किया। इस प्रोसेस में स्टैच्यू ली के सामने गिर गई। बाकी लोग पैनिक में आ गए। उन्हें पता था कि उसे तुरंत रोकना होगा, क्योंकि अगर उसने एंट्रेंस की फायर बैरिकेड तोड़ दी तो सब खत्म हो जाएगा। वो कुछ नहीं कर सके क्योंकि उसने बाहर की फायर बैरियर गिरा दी, जिससे एलियंस अंदर आ गए। लेई का ध्यान स्टैच्यू पर अटक गया। उसकी आंखें कंफ्यूजन में फैल गईं। उसे समझ नहीं आया कि क्या वो स्टैच्यू मुस्कुरा रही है। स्टैच्यू की आंखों में ईविल ग्लो आ गया और उसके चेहरे पर स्माइल फैल गई। ये देखकर हमारे लड़के को लगा कि शायद स्टैच्यू भी उसका मजाक उड़ा रही है। एक एलियन रूम में आया और स्टैच्यू का सिर क्रश कर दिया। हमारा लड़का अपने सिर पर हाथ रखकर खुद को फ्लाइंग पीसेस से बचाने लगा। ग्लोइंग आइज के साथ एलियन ने अपनी क्लॉ लाई की तरफ बढ़ाई, उसे खत्म करने के लिए तैयार था। हमारा लड़का सिर उठाता है और सोचता है कि यह सब क्यों हो रहा है। एलियन ने उसके सिर को पकड़ लिया और अपनी शार्प क्लॉ तैयार की। ली पैनिक में था, समझ नहीं पा रहा था कि उसे यह सब क्यों सहना पड़ रहा है। एलियन ने ली के चेस्ट को पियर्स कर दिया और हमारा लड़का खून थूकने लगा। वैसे भी उसकी मौत तय थी, लेकिन उसने बीस्ट के लिए इसे आसान नहीं बनने देने का फैसला किया। ली को फर्क नहीं पड़ता था कि वो वीक है, वो डेथ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। डिटर्मिन्ड आइज के साथ उसने एलियन की आर्म को काट लिया। एलियन ने अपनी क्लॉ ली के चेस्ट से निकाल ली, जिससे उसका बॉडी जोर से जमीन पर गिर गया। लेई का फेस खून से भर गया था। उस बीस्ट की बदबू सच में डिस्गस्टिंग थी। उसी वक्त स्टैच्यू एक्टिवेट हो गई और शैडो से बना डीमन सामने आ गया। स्माइल के साथ उसने कहा कि उसे लगा था शायद उसमें कोई हिडन पोटेंशियल बर्स्ट हो जाए, लेकिन यह बस डेथ से पहले एक बेकार स्ट्रगल थी। चेस्ट में होल और दर्द से तड़पते हुए ली ने डीमन का मजाक उड़ाया। उसने कम से कम एलियन को एक बार काटा तो सही, लेकिन डीमन, वो तो बस एक टूटी हुई स्टैच्यू था जिसे इस बीस्ट ने ऐसे ही तोड़ दिया। डीमन ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ वही उसे बचा सकता है। उसे बस अपनी बॉडी सरेंडर करनी है। रेड से भरी नजरों के साथ ली यी ने मना कर दिया। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो मरना पसंद करेगा, किसी स्पॉन के कंट्रोल में आने से अच्छा। डीमन ने देखा कि ली यी प्राइड के साथ मरना चाहता है, तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। एलियन ने ली यी को खत्म करने की तैयारी की और डीमन ने साफ कर दिया कि अब ली यी के पास मना करने का कोई हक नहीं है। उसी वक्त उसके बॉडी से एक अजीब एनर्जी निकलने लगी और शैडो सिस्टम एक्टिवेट हो गया। ये देखकर एलियन की आंखें कंफ्यूजन में फैल गईं। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। एक सेकंड भी बिना हिचके वो ली यी के सामने घुटनों पर आ गया। ली का बॉडी बदल गया और अब वो शैडो से घिरा था। डीमन के कंट्रोल में। डीमन की आंखों में रेज की चमक थी। उसे रियलाइज हुआ कि यही एलियन था जिसने उसकी स्टैच्यू तोड़ी थी। एक सेकंड भी बिना हिचके डीमन ने अपनी पावर यूज की, जिससे एक जायंट फुट ने एलियन के बॉडी को क्रश कर दिया। डीमन ने एलियन को चुपचाप ऑब्जर्व किया। तभी एक और मॉन्स्टर आया और उसकी तरफ चार्ज करने लगा। डीमन ने घूमकर देखा और थोड़ी ही देर में उसके पैरों के नीचे एक छोटा शैडो डीमन बन गया। उसने मुंह खोला और एलियन को निगल गया। जब एक और एलियन ने अटैक करने की कोशिश की, डीमन ने उसका सिर काट दिया। उसके मुताबिक ये स्मेल सच में डिस्गस्टिंग थी। डीमन वर्कर्स की तरफ बढ़ा और डिसाइड किया कि अब बाकी ट्रैश को भी खत्म करने का वक्त आ गया है। शैडो जमीन से उभरकर वर्कर्स के शरीर को घेरने लगी। कुछ वर्कर्स डर के मारे चीखने लगे, अपनी जान की भीख मांगने लगे। उनमें से एक जस्टिफाई करने लगा कि अगर उन्होंने ऐसा न किया होता
तो ली यी कभी अवेकन नहीं कर पाता। उसकी आंखों में घृणा थी। उसने पूछा कि क्या उसे उनका थैंक्स करना चाहिए। आदमी बोला, नो नीड, बस सब भूल जाओ और हमें जाने दो। लेकिन ली यी ने कोल्डली जवाब दिया कि वो न सिर्फ उन्हें जाने देगा बल्कि उनकी मदद भी करेगा। अगले ही मोमेंट शैडो ने एक वर्कर के हेलमेट को पियर्स कर दिया, जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगा। बाकी वर्कर्स भी इंटेंस पेन में थे और खून की उल्टी करने लगे। बदला लेने के बाद ली यी ने लास्ट 2 सर्वाइवर्स का सामना किया, जो डर के मारे उसे हर्ट न करने की भीख मांगने लगे। उसने उन्हें बाकी लोगों की बैटरीज दे दी और बोला, अब ये तुम्हारी हैं। शैडो एंटिटी ने उसे समझाया कि ऐसी बेकार पिटी छोड़ दे, ये सेंटिमेंट उसे फ्यूचर में एलिमिनेट करवा सकता है। लेकिन एंटिटी ने कहा कि देखेंगे एंड के टाइम वो कितना टफ रहता है। केव से बाहर निकलते ही ली यी को मॉन्स्टर्स की भीड़ घेर लेती है। शैडो एंटिटी ने फिर डील ऑफर किया, या तो बॉडी उसे दे दे या खुद ही सब संभाले। उसने मॉक करते हुए कहा कि उसकी पावर के बिना लड़का कुछ भी नहीं है और उसकी टांगें पहले ही कांप रही हैं। लेकिन ली यी ने एक मॉन्स्टर के हाथ पर जोर से स्टेप मारा और बोला कि उसने अपना डिसीजन पहले ही ले लिया है। फिर उसने क्रीचर को किक किया और चिल्लाया कि उसे एंटिटी की लेक्चर की जरूरत नहीं है। ली यी ने एक मॉन्स्टर के बॉडी को फुटहोल्ड की तरह यूज किया और खुद को हवा में लॉन्च कर दिया, खुद को हल्का महसूस करते हुए। हवा में उसने क्रीचर के अटैक्स को स्किलफुली डॉज किया, अपनी एबिलिटी दिखाते हुए। फोकस्ड लुक के साथ वो बैटल के लिए तैयार हुआ। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से आया। उसकी आंखें इंटेंस ब्लू लाइट से ग्लो करने लगीं और टाइम स्लो हो गया। उसने हवा में घूमकर अटैकिंग क्रीचर के फेस पर पावरफुल पंच मारा। अब ली यी ने रियलाइज किया कि उसकी रिफ्लेक्सेस और स्पीड बहुत बढ़ गई हैं। मॉन्स्टर ने उसे पैथेटिक कहा और बोला कि शैडो सिस्टम के बावजूद वो कोई खास नहीं है। फ्यूरियस होकर ली यी ने अपने फिस्ट में पर्पल एनर्जी कॉन्सेंट्रेट की और अटैक के लिए तैयार हुआ। फिर उसने क्रीचर को चिल्लाकर शट अप कहा और उसे डेवस्टेटिंग पंच मारा। उसे हैरानी हुई कि उसकी स्ट्रेंथ अचानक इतनी बढ़ कैसे गई और वो अपने फिस्ट को देखता है। लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि सिर्फ बॉडी से अटैक करना काफी नहीं, सच में हर्ट करने के लिए उसे वेपन चाहिए। इसी पर उसकी शैडो एनर्जी कंडेंस होकर उसके सामने एक डैगर बना देती है। न्यू वेपन पकड़कर उसने क्रीचर को चैलेंज किया कि देखे कौन किस पर भारी है। स्विफ्ट मूव में ली यी ने मॉन्स्टर को उसकी बैक पर प्रिसाइज ब्लो मारा। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसे लगा कि अब वो एबनॉर्मल्स को भी हरा सकता है। लेकिन तभी 2 और बिजार जायंट क्रीचर्स उसे घेर लेते हैं। ली यी ने अटैक डिफेंड किया, डैगर से मॉन्स्टर की क्लॉ को ब्लॉक किया, फिर क्रीचर के आर्म को सपोर्ट की तरह यूज किया और उसे फेटल ब्लो दिया। एनिमीज से घिरा, अब वो पूरी ताकत से फाइट करने को तैयार है। डैगर हाथ में लेकर उसके पास अब फाइट बैक करने की असली पावर है। अटैक के बाद एक मॉन्स्टर का हाथ लाइफलेसली जमीन पर गिर गया। एक ग्राफिक सीन। थका हारा ली यी अपनी इनक्रेडिबल विक्ट्री पर हंसने लगा। फिर एक सिस्टम विंडो अपीयर हुई, बताती है कि उसकी इवोल्यूशन सक्सेसफुल रही। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि ली यी ठीक है, बस थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। नर्स एक्साइटेड थी कि वो एसेंडेंट है और उससे उसका लेवल पूछती है, लेकिन डॉक्टर उसे वेट करने को कहता है। इस पर यंग वुमन उसकी गुड लुक्स की तारीफ करती है, जबकि उसके बॉडी के ऊपर एक अजीब शैडो हवर कर रही थी। शैडो एंटिटी ने कंप्लेन किया कि इतनी सारी पावर के बावजूद वो एक ई रैंक ह्यूमन में फंस गया। फिर ली यी उठा और शैडोवी क्रीचर को देखा, पूछा कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। क्रीचर ने खुद को सुप्रीम बीइंग बताया और ली यी को बॉडी सरेंडर करने का ऑर्डर दिया। लेकिन ली यी इंप्रेस नहीं हुआ और एंटिटी को अगली कॉकरोच जैसा कहा। गुस्से में क्रीचर ने उसकी बॉडी मांगी, बोला कि यही उसकी एग्जिस्टेंस का रीजन है। ली यी ने सोचा कि एंटिटी अनस्टेबल है और शायद वो उसके पीछे उसके गुड लुक्स की वजह से है। दूसरी तरफ एंटिटी ली यी के अजीब थॉट्स से कंफ्यूज था, कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। सॉवरेन को गुस्सा आया जब उसने देखा कि एक इंसान उसे मॉक कर रहा है। उसने साफ कहा कि अब और बातें करने की जरूरत नहीं है। ली यी के एग्जिस्टेंस की एक ही वैल्यू है, वो है अपना बॉडी ऑफर करना। हमारा लड़का सोच में पड़ गया। क्या सॉवरेन उसके फिजिकल लुक्स की वजह से ऑब्सेस्ड है या ये कोई इविल स्पिरिट का पोजेशन है? ली यी के थॉट्स देखकर सॉवरेन का पेशेंस खत्म होने लगा।
सॉवरेन फ्यूरियस हो गया और हमारे लड़के का कॉलर पकड़ लिया। सॉवरेन नाराज था क्योंकि उसने अपनी खुद की आंखें डिस्ट्रॉय कर दी थीं और अब उसे एक ई क्लास ह्यूमन ट्रैश मिल गया था। अगर उस वक्त हालात इतने डेस्परेट न होते तो शायद वो किसी ओल्ड डॉग को चुनता, न कि ई क्लास गार्बेज को। एक गेट खुला और सॉवरेन ने ली ई को उसमें फेंक दिया। साफ बोल दिया कि अगर वो 3 दिन में डी क्लास तक नहीं पहुंचा तो उसे पूरी तरह इरेज कर देगा। ली ई जमीन पर गिरा। उसकी आंखें कंफ्यूजन में फैल गईं। उसे याद आया कि वो हॉस्पिटल में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जगह क्या है। सॉवरेन ने आर्म्स क्रॉस करके रिवील किया कि वो लोग अभी अदर वर्ल्डली प्रिजन के गेट के अंदर हैं, जो उसके क्लैन की ई क्लास ट्रायल है, यानी इंसेक्ट नेस्ट। सॉवरेन ने क्लैरिफाई किया कि चिंटियन रेस का हर मेंबर एडल्टहुड के बाद सिर्फ एक बार इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लीई के सामने एक फियर्स बीस्ट थी जिसकी आंखें ग्लो कर रही थीं। लीई खड़ा हो गया और अस्यूम किया कि सॉवरेन के पजेस करने से ट्रायल रिफ्रेश हो गया है। क्रीचर लीई को घूरने लगा। ये एक शील्ड कैरापेस बीटल था। लीई कंफ्यूज था कि उसे ये स्पीसीज कैसे पता है। सॉवरेन ने बताया कि शैडो सिस्टम उसकी नॉलेज बैंक से डायरेक्टली रीड करता है और लीई को इसकी आदत डालनी पड़ेगी। लीई ने अपनी मुट्ठी भींची और शैडो डैगर अपीयर कर लिया। शील्ड कैरापेस बीटल ने अटैक किया, लेकिन डैगर से लीई ने उसके अटैक्स ब्लॉक करने शुरू कर दिए। उसे रियलाइज हुआ कि बीटल बहुत फास्ट है। फ्यूरियस गेज के साथ बीटल ने रोर किया और फिर से अटैक किया। लीई ने जंप करके अटैक डॉज किया और नोटिस किया कि बीस्ट का ब्लाइंड स्पॉट उसकी बैक पर है। जंप करके लीई ने बीटल के शेल पर अटैक किया। उसके अटैक्स का ज्यादा असर नहीं हुआ और जैसे ही वो जमीन पर लैंड हुआ, बीस्ट ने फियर्सली अटैक किया। लकी था कि लीई टाइमली रिएक्ट करके अटैक ब्लॉक कर पाया। डैगर को जमीन में स्टैब करके लीई ने अपने बॉडी को रोका। उसे नोटिस हुआ कि बीस्ट का शेल बहुत हार्ड है। सॉवरेन ने मॉक किया, पूछा कि ब्रूट फोर्स ही उसकी टैक्टिक है क्या। लीई बीस्ट पर लपका, साफ किया कि वो कैसे फाइट करता है, ये सॉवरेन की प्रॉब्लम नहीं है। लीई ने बीटल पर अटैक करना शुरू किया, लेकिन बीटल ने उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर दिए, जिससे लीई सोचने लगा कि क्या इस बीस्ट का कोई वीक पॉइंट है भी या नहीं। बीस्ट की आंखें रेज से चमकने लगीं। उसने अपनी शार्प लेग्स घुमाई, जिससे लीई दीवार से टकरा गया और उसे बहुत दर्द हुआ। सॉवरेन ने डिमांड किया कि वो उठे। उसे वीकलिंग ई क्लास कहा। लीई का ध्यान अपने शोल्डर पर गया और उसकी आंखें कंफ्यूजन में फैल गईं जब उसने ग्रीन लिक्विड देखा। बीटल की लेग पर इंजरी थी। बीटल ने लीई को फिनिश करने की तैयारी की और लीई को रियलाइज हुआ कि ये ग्रीन लिक्विड उसका ब्लड है। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई क्योंकि उसे अब वीकनेस मिल गई थी। बीस्ट रेज से अटैक करने को तैयार था। लीई की आंख से एक अजीब एनर्जी निकलने लगी। उसने डिटर्मिनेशन से खुद को भर लिया और डिसाइड किया कि असली वीकलिंग कौन है, ये देखना है। सॉवरेन थोड़ा कंफ्यूज था। उसे नहीं पता था कि लीई शैडो सेंस यूज कर रहा है या नहीं। लीई थंडर की तरह मूव किया और एक पल में बीटल की एक लेग काट दी। सॉवरेन ने मॉक किया कि इतनी मेहनत सिर्फ एक लेग तोड़ने में वेस्ट हो गई। लीई ने बीस्ट को घूरा और साफ किया कि अब उसके पास एक लेग कम है डिफेंड करने के लिए। उसने जमीन पर जोर से स्टेप मारा, जानता था कि अब वीक पॉइंट पर हिट करना आसान होगा। बीटल इंजर्ड होने के बाद पीछे हटने लगा। लीई जानता था कि अब उसे और इफेक्टिव वेपन चाहिए क्योंकि डैगर अब ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा। उसने कॉन्सेंट्रेट किया और शैडो को मैनिपुलेट करके एक पावरफुल स्पीयर बना ली। लीई ने बीटल के एब्डोमेन के नीचे स्ट्राइक किया, जिससे उसका बॉडी हवा में लॉन्च हो गया। लीई ने ध्यान से ऑब्जर्व किया, रियलाइज किया कि बग के स्टिल रहने की वजह उसका वीक पॉइंट एब्डोमेन में होना था। अब बीटल डिफेंसलेस था, तो लीई ने स्पीयर उसके एब्डोमेन में घुसा दी, जिससे उसका बॉडी टुकड़ों में एक्सप्लोड हो गया। एक ब्लू एनर्जी स्टोन जमीन पर गिर गया। लीई जोर जोर से सांस ले रहा था और यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो जीत गया। सॉवरेन ने उसका मजाक उड़ाया कि एक सिंपल ई रैंक बग मारने के बाद भी वो इतनी जोर से सांस ले रहा है। लीई ने स्टोन उठाई और उसका माइंड कंफ्यूजन से भर गया। उसे नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके बॉडी में पावर की लहर दौड़ गई। उसका डी रैंक ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस 0.2% बढ़ गया। सॉवरेन ने रिवील किया कि ये एनर्जी स्टोन है
जो उसकी एबिलिटी लेवल बढ़ाने का चांस देती है। उसी वक्त ली यी अलर्ट हो गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। वो कंफ्यूज था क्योंकि उसे पता था कि कुछ आ रहा है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था। सॉवरेन ने मुस्कुराकर सजेस्ट किया कि शैडो सेंस यूज करो। ली यी ने पीछे मुड़कर कंफ्यूज नजरों से पूछा कि ये स्किल कैसी है। सॉवरेन ने समझाया कि उसे बस शैडो एनर्जी अपनी आंखों में कॉन्सेंट्रेट करनी है, जिससे शैडो सेंस एक्टिवेट हो जाएगा। ली ने कंप्लाई किया और शैडो एनर्जी अपनी आंखों में कॉन्सेंट्रेट करनी शुरू की। उसकी एक आंख ग्लो करने लगी और लेवल 1 शैडो सेंस एक्टिवेट हो गया। एक और बीस्ट आया और लाई की तरफ कई स्पाइक्स लॉन्च कर दी। शैडो सेंस की वजह से लाई अटैक फोर्स ही कर पाया और जंप करके डॉज कर लिया, लेकिन इस प्रोसेस में उसके कपड़े फट गए। स्पाइक दीवार में लगी और वहां से पॉइजन निकलने लगा। बीस्ट स्पाइक्स लॉन्च करता रहा। लाई थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये चीजें इतनी फास्ट कैसे मूव कर रही हैं। स्पाइक्स बड़ी स्पीड से पीछे से लाई की तरफ आने लगे। लकी था कि ली फ्लेक्सिबल था और बच गया। उसे थोड़ा डाउट हुआ कि कहीं सॉवरेन की शैडो सेंस स्किल बेकार तो नहीं, और पूछा कि वो क्लियरली क्यों नहीं देख पा रहा। सॉवरेन ने साफ किया कि स्किल बेकार नहीं है, बल्कि ली यी की स्ट्रेंथ बहुत वीक है। ये सुनकर ली यी फ्यूरियस हो गया और अपनी आंख में और एनर्जी गैदर करने लगा। सॉवरेन थोड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि एक सिंपल ई रैंक इतनी स्किल से शैडो एनर्जी कंट्रोल कर रहा था। ली यी अब उस बीस्ट को देख पा रहा था जो उसे अटैक कर रहा था, एक वॉर रीपर बग जिसे हेड रीपर कहते हैं। इन्फो में लिखा था कि यह स्टिंगर शूटर है जो दूर से पॉइजनस स्पाइन्स लॉन्च करता है। धीरे धीरे वो नॉलेज बैंक के हिसाब से अडेप्ट करने लगा। ली यी ने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखें डर से भर गईं। एक पल में दर्जनों बीस्ट्स आ गए। हमारा लड़का पैनिक में आ गया, रियलाइज किया कि बहुत ज्यादा हैं। बीस्ट्स रोर करने लगे और थोड़ी ही देर में लाई की तरफ चार्ज करने लगे। ली यी ने डिफेंसिव स्टांस ले ली और सॉवरेन ने उसकी तारीफ की कि उसने सही पोजीशन चूज की ताकि चारों तरफ से अटैक न हो सके। उसने कॉन्सेंट्रेट किया और 2 शैडो डैगर्स समन कर लीं, फिर एनर्जी की वेव से पास के बीस्ट्स को रिपेल किया। लाई के बॉडी से पावरफुल एनर्जी निकलने लगी। सॉवरेन थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि ली यी ने इतनी जल्दी शैडो सेंस का सेकंड स्टेज अवेकन कर लिया था। एक सिंपल ई क्लास के लिए यह प्लेजेंट सरप्राइज था। ली यी की आंखें रेज से चमक रही थीं और वो बाकी बीस्ट्स को साइलेंटली घूरने लगा। हमारा लड़का अब बिना किसी डिफिकल्टी के बीस्ट के फेरोशियस अटैक्स को डॉज करने लगा। उसे क्विकली ये नोटिसेबल डिफरेंस दिखा। इन इंसेक्टॉइड्स की मूवमेंट्स अब पहले से आधी रफ्तार पर थीं, और तभी सिस्टम ने बीस्ट के बॉडी पर कई स्पॉट्स हाईलाइट करने शुरू कर दिए, ब्राइट पर्पल कलर में। सॉवरेन ने कहा, यह है आई ऑफ शैडो का बेनिफिट जो स्टेज 2 पर अनलॉक होता है। अब सिस्टम खुद वीक पॉइंट्स शो करेगा। ले की आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक आ गई। उसे अब पता चल गया था हर एक का वीक पॉइंट उसके नीचे है, और फिर उसने एक्टिवेट की अपनी न्यू टेक्निक शैडो थॉर्न ग्रैंड बेरियल। पूरा ग्राउंड कांप उठा। काले काले स्पाइक्स ने जमीन से निकलकर ऊपर की तरफ एक्सप्लोड करते हुए पूरे एरिया में डैमेज कर दिया। इंसेक्टॉइड्स की चीखें गूंज उठीं। एक एक करके वो गिरने लगे। मॉन्स्टर के शरीर से एनर्जी स्टोन्स गिरने लगे और यह देखकर सिस्टम ने दिखाया डी रैंक ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस 1.3% से बढ़कर 2.7%। लेकिन ली की नजरें अब भी सतर्क थीं। उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि एक एनर्जी स्टोन सिर्फ 0.7% प्रोग्रेस देती है, यानी ब्रेक थ्रू तक अभी और लड़ाइयां बाकी थीं। तभी कई और स्पाइक्ड प्रोजेक्टर्स उनके सामने प्रकट हुए। उनकी ग्लोविंग आंखों में अब डर के साथ क्यूरियोसिटी भी थी, जैसे मानो वो जान चुके हों कि उनके खिलाफ अब कुछ बदल चुका है। ली यी एक सेकंड भी बिना गंवाए थंडर की तरह मूव किया। अब उसके हर स्ट्राइक का टारगेट था बीस्ट का वीक स्पॉट, और हर प्रिसाइज स्ट्राइक के साथ सिस्टम ने अपडेट दिया, ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस अब 5.3%। ली यी थोड़ा शॉक्ड था। उसे अंदाजा नहीं था कि सिर्फ लेवल 2 का आई ऑफ शैडो उसकी एक्यूरेसी को इतनी बूस्ट दे देगा। लेकिन जिस पल वो थोड़ा भी डिस्ट्रैक्टेड हुआ, एक इंसेक्टॉइड फुल स्पीड से लॉन्च करता है सरप्राइज अटैक। स्पाइन सीधा उसकी ब्लाइंड साइड की तरफ बढ़ रही है। सौभाग्य से ली यी ने जोरदार हमले को एकदम बाल बाल बचते हुए नीचे झुककर डॉज कर लिया।
सॉवरेन उसकी क्विक रिएक्शन देखकर तारीफ करता है, मगर साथ ही रिग्रेट करता है कि काश उसका दिमाग भी इतनी तेजी से काम करता। ली ही अब ध्यान से ऑब्जर्व करता है और उसे साफ दिखाई देता है। इट्स अ वॉर्प सेबर वर्म। हमारा लड़का अपनी शैडो डैगर को एक विप में ट्रांसफॉर्म करता है। इससे पहले कि वो वर्म जंप करके भाग पाए, लई ने विप से उसे पकड़ लिया। अब जब वो 1 सेकंड भी बिना हिलडुल के फंसा था, ली यी ने दूसरी शैडो डैगर से उसे खत्म कर दिया। सिस्टम ने वॉर्प सेबर वर्म के वीक पॉइंट को रिकॉर्ड कर लिया। फिर वॉर्प रीपर बग्स ने अपनी तीखी स्टिंगर्स ली की तरफ लॉन्च की। इस बार लड़का पूरी फोकस के साथ अपनी शक्ति यूज करता है। शैडो डैगर्स को चेन डैगर्स में बदलता है, स्टिंगर्स को डॉज करता है और बीस्ट्स की बैक साइड्स पर कट मारता है। उसका डी रैंक ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस अब तक 12.1% तक पहुंच चुका था। लेई ने चेन डैगर्स को फिर से विप्स में बदल लिया और वे विप्स पास के बीस्ट्स को लपेटने लगे, जिससे उनके बॉडीज जबरदस्त ताकत से जमीन पर गिर पड़े। सॉवरेन को देखकर खुशी होती है कि अब ली यी वाकई उसका योग्य बन रहा है, भले ही उसकी फाइटिंग स्टांस थोड़ी अजीब लगे। अब उसका ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस सीधा 34.2% तक पहुंच चुका था। ली को आई ऑफ शैडो का गिफ्ट मिला है। इसने उसकी सेंसेस, रिएक्शन, स्ट्रेंथ और शैडो पर कंट्रोल बहुत एनहांस कर दिया है। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। ली यी की आंखों में डर फैल गया। सॉवरेन रिवील करता है कि आई ऑफ शैडो का गिफ्ट पाने के साथ साथ बहुत तेज मेंटल पावर भी कंज्यूम होती है। यही इसकी असली कीमत है। ई रैंक अभी भी ई रैंक ही रहता है। उसकी लिमिट्स आ चुकी हैं। अब जब उसके पास ये पावर है, उसकी विजन धुंधली होने लगी। एक बीस्ट ने पीछे से ली यी पर फुर्ती से वार किया और उसकी बॉडी पर गहरी कट लग गई। लेकिन ली यी की आंखों में फिर डिटर्मिनेशन चमत्कृत होने लगी। वो यहां हार मानने वाला नहीं था। अब उसकी ट्रायल पूरी होने में 15 घंटे 28 मिनट बाकी हैं। ली के दिमाग में फिर वही एनजी ग्रुप के बास्टर्ड्स घूमने लगे। कैसे उन्होंने उसके पेरेंट्स की मौत की सच्चाई छुपाई, कैसे उसे जबरन माइन में काम करवाया गया, बस डेट चुकाने के लिए। अब गुस्से और नफरत से भरा ली यी अपने रास्ते में आने वाले हर बीस्ट को बेरहमी से मारता गया। ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान पैदा हुआ था। लेकिन अब उसके पास सब बदलने की पावर थी। अब वो हार नहीं मानेगा। अब उसे बदला चाहिए। ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस 58.7% से सीधा 94.8% तक पहुंच जाती है। अब उसके पास बस 1 घंटा 27 मिनट बाकी है। ली ने सैकड़ों मॉन्स्टर्स का कत्ल कर दिया और अब वो लाशों के पहाड़ पर बैठा है। अब उसके मन में बस एक ही सोच है, इन सारे घमंडी लोगों को घसीटकर अपने माँ बाप की कब्र पर लाना और उनसे माफी मंगवाना। ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस 95.4%। टाइम बचा बस 2 मिनट 15 सेकंड। सॉवरेन थोड़ा चौंकता है। इंसानी नफरत सरप्राइजिंगली शैडो सिस्टम के लिए कंपैटिबल है और यही तो शैडो एनर्जी को सबसे ज्यादा नरिश करती है। वो याद दिलाता है, प्रॉमिस टाइम करीब है, तेजी करो। प्रोग्रेस 97.8%। टाइम बचा 7 सेकंड। ली ने अपनी दोनों डैगर्स कसकर पकड़ ली। सॉवरेन ने फौरन नोट किया कि वो पूरी शैडो एनर्जी एक साथ अनलीश करने वाला है और पूछा, तू एक्सप्लोड होने से डरता नहीं क्या? लेकिन ली की आंखों में अब सिर्फ डिटर्मिनेशन था। उसे पता था, ब्रेक थ्रू तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ एक झटका चाहिए और अगर वो स्ट्रांग बन सकता है तो अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार है। 1 सेकंड बचा था। ली ने बीस्ट्स की भीड़ पर छलांग लगाई और पूरी शैडो एनर्जी अनलीश कर दी। एक भयंकर एक्सप्लोजन गूंजा जिसने सारे बीस्ट्स को एक ही झटके में मासाक्र कर दिया। सिस्टम विंडो सामने खुली। ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस 100%। ली यी प्रोमोटेड टू लेवल डी। चारों तरफ एनर्जी स्टोन्स हवा में तैर रहे थे। ली यी ने माथे से पसीना पोंछा। सॉवरेन ने मुस्कुराकर कहा, बमुश्किल पहुंच पाया। अब से तुझे मैं लिटिल डी कह सकता हूं। ली यी की नजर एक तलवार पर अटक गई जो जमीन पर पड़ी थी। सॉवरेन ने समझाया, ये इंसेक्ट नेस्ट हमारे लोगों के बिगिनर्स के लिए ट्रायल ग्राउंड था और ये जो डैगर तू देख रहा है, ह्यूमन क्लासिफिकेशन सिस्टम में लेवल ए है। ली ने वो भारी वेपन उठा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था इसे डैगर क्यों कहा गया, क्योंकि उसके लिए तो ये एक भारी ग्रेट सोर्ड जैसा था। वो सोचने लगा, क्या सॉवरेन की रेस सच में जायंट से बनी है? सॉवरेन ने साफ कर दिया, उसकी शैडो पावर के सामने ये वेपन्स कुछ भी नहीं है। ली ने अपनी शैडो पावर को कंसंट्रेट किया और वेपन्स को एक सिस्टम पोर्टल में स्टोर कर लिया।
इन्वेंट्री में अब थे फैंग वुल्फ डैगर, रेकलेस, डैगर ब्लैक गोल्ड, डैगर सॉवरेन। थोड़े क्यूरियस हुआ। उसे नहीं पता था कि ली ही इन वेपन्स को किसी अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। ली ही उस पोर्टल की ओर बढ़ने लगा। उसके इरादे बिल्कुल साफ थे। अब इसके बाद वो ये वेपन्स बेचने वाला है। उसके चेहरे पर हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल थी, क्योंकि उसे पता था सिर्फ एडवांस्ड लेवल डी लोग ही इक्विपमेंट बेच सकते हैं। यानी उसकी मंजिल है रजिस्ट्रेशन हॉल। रजिस्ट्रेशन हॉल पहुंचा तो वहां की वुमन ने टेस्ट किया और बोली, तुम्हारे बॉडी स्टैट्स तो अच्छे हैं, लेकिन कोई एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्ट नहीं हो रही, इसलिए सिस्टम ने तुम्हें लेवल ई ही क्लासिफाइड किया है। ली ई के तो जैसे पसीने छूट गए। रिकॉर्ड्स में वो माइनर के तौर पर रजिस्टर्ड था, और अब अगर वो लेवल ई में अपग्रेड हुआ तो उसे 15% ज्यादा सैलरी मिलती। पैनिक में रजिस्ट्रेशन हॉल से निकलते हुए उसने मन में बोला, शैडो सिस्टम सच में बाकी सबसे अलग है। सॉवरेन ने साफ साफ कहा, ये ह्यूमंस शैडो एनर्जी डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। अब ली ई को समझ आ गया कि उसका अनडिटेक्टेबल होना खुद में फायदे का भी है, मगर इससे सामान बेचना जरूर मुश्किल हो जाएगा। कुछ घंटों बाद ली ई ने अपना चेहरा ढंक लिया, तलवार पीठ पर टांगी और पहुंच गया ब्लैक मार्केट, जहां हर शेडी डील होती है। सॉवरेन के लिए तो ब्लैक नाम ही परफेक्ट था उसकी शैडो सिस्टम के लिए। वहां हर कोई ली ई को घूर रहा था। माइनिंग एयर डक्ट कपड़ों में धूल से सने चेहरे के साथ माइनर का ब्लैक मार्केट में आना सभी को ऑड लग रहा था। उसने आसपास बिकने वाले वेपन्स देखना शुरू किया। सॉवरेन हंसते हुए बोलता है, इंसान सच में फनी है। मेटल में स्टोन चिपका दें और उसे डिवाइन वेपन बोल दें। ब्लैक मार्केट का ओनर आया तो सीधा ली यी को ताना मारा, माइनर होकर मेरी शॉप में घुस रहे हो, ध्यान रखना कुछ गंदा किया तो सामान बेचने लायक नहीं रह पाओगे। ली यी बोला, क्या हर कस्टमर को ऐसे वेलकम करते हो? ओनर ने अपनी नाक पर हाथ रखा। तेरी हालत देखो, तुझमें ऐसा कुछ नहीं दिखता जो अफोर्ड कर पाएगा। ली यी ने सिपाही की तरह तलवार निकाली, बोला, आई डोंट नीड योर जंक, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि मेरी सोर्ड की कीमत कितनी है। ओनर की नजर तुरंत एक आदमी और एक औरत पर अटक गई। औरत थी सूचिंग, आम इंसान। साथ था जू हो, एक एडवांस्ड लेवल डी। सूचिंग बोली, इस तरह की गंदी जगह क्यों लाए हो मुझे? ओनर ने जूहो को देखा और मुस्कुराया। यंग मास्टर जो, आज कुछ अच्छा बेचने आए हो क्या? जो ने भी अपनी सोर्ड दिखाई। वो सोर्ड उसने आज ही सेकंड गेट रेड में पाई थी और इरादा था कि उसे बेचकर अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी दिला सके। ओनर की नजरों में हैरानी, ये तो विंड हाउस सोर्ड है, अटैक पावर को अपने आप बूस्ट करने वाला, लेवल डी के लोगों के लिए ड्रीम आइटम। ली यी ने सूचिंग को पहचान लिया। सुचिंग भी हैरान होकर उसे देखती रह गई। सूचिंग को तुरंत याद आ गया कैसे कभी ली यी ने उसे जीतने के लिए फ्लावर्स दिए थे और उसने वो फूल पैरों तले रौंद दिए थे। तब उसने ली यी के सामने ताना मारा था कि तेरे पेरेंट्स मर गए, कॉम्पेंसेशन के लाखों का क्या किया? उसे पेनीलेस लूजर कहा, जो अब सब कुछ गंवा चुका है और कर्ज में डूबा है। उसने डिमांड किया था कि वो उसे ढूंढना बंद करे और उसका टाइम बर्बाद न करे। जो को समझ नहीं आया कि सूचिंग सच में उसे जानती है या नहीं। सूचिंग ने फोर्स्ड स्माइल देते हुए इनकार किया, बोली, भला मैं ऐसे लो लेवल माइनर को क्यों जानूं? और जल्दी से ऐड कर दिया, मे बी ही इज अ फैन, आखिर ऑनलाइन सेलिब्रिटी हूं, लोग पहचान ही जाते हैं। जो ने एरोगेंट एक्सप्रेशन के साथ ली यी की तरफ बढ़ना शुरू किया। वो बोला, तुम्हें अभी अभी सूचिंग बुलाया ना? सच में इस जगह के स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं, ऐसे लूजर्स को अंदर आने देते हो। कहीं तुम्हें डर तो नहीं कि ऐसे लोग एस्टैब्लिशमेंट की क्लास गिरा देंगे? जो ने अपनी पावर सोर्ड में चैनल की और ली ई पर दहाड़ा, चलो भागो, अपना कचरा उठा के सड़क के एंड वाले कबाड़ी को बेच आओ। जो ने ली ई की सोर्ड पर वार किया, मगर अगले ही पल जो की अपनी तलवार टुकड़ों में टूट गई। वो हैरान रह गया। ली ई ने हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी सोर्ड ही असली स्क्रैप है। जो का गुस्सा 7वें आसमान पर था, टीथ ग्राइंडिंग, फिर भी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। सू भी चौंकी। जो तो हमेशा दावा करता था, ये सोर्ड आयरन तक काट सकती है, लाखों कीमती है। जॉ ने ली ई को गाली दी, अपमान और ह्यूमिलिएशन में पागल हो गया। अटैक के लिए तैयार हुआ। तेरी मौत बुला रहा है क्या? जो ने रौद्रता से अपनी पावर फिस्ट में चैनल की और पंच लगाया, लेकिन ली ई ने सहजता से डॉज कर लिया। अटैक इतना स्लो, जो को मानना पड़ा। इसकी मूवमेंट्स बुरी नहीं, मगर
अब जो ने अपनी ताकत पैर में चैनल की, किक्स की रेन शुरू। ली यी फिर भी बिना दिक्कत डॉज करता रहा। उसके लिए ये अटैक इंसेक्ट नेस्ट ट्रायल से कहीं ज्यादा आसान था। जो कंफ्यूज था, ली यी सिर्फ एक माइनर है जिसका लेवल ई भी नहीं है, वो कैसे बच रहा है? जो ने फिर वार किया, लेकिन ली यी साइड में हटकर आसानी से बच गया। जो स्टन्ड रह गया। लेवल डी होते हुए भी वो इस लड़के को छू क्यों नहीं पा रहा? अब ली यी ने शैडो पावर रिलीज की। उसने एक शैडो विप बनाई जो की कलाई में लिपट गई। जो हार मानने को तैयार नहीं था, जंप करता है, फिर से हमला करने बढ़ता है, चिल्लाया, माइनर्स को तो अपने होल में रेंगते रहना चाहिए। ली यी की आंखों में एरोगेंस आ गई। सार्कास्टिक बोला, तो क्या कुत्तों को भी जमीन पर रेंगना चाहिए? ली यी ने विप कसकर खींचा। जो की पूरी बॉडी जोर से जमीन पर पटक दी। सू घबरा गई। ये कैसे हो गया? ली यी की आंखों में मलिशियस चमक थी। हंसते हुए बोला, जो सच में कुत्ता बनने का सपना देखता है। जो रेज में एक्सप्लोड, सीधा फिर से चार्ज करता है। उसी वक्त दुकान का दरवाजा खुला। एक आदमी ने स्टॉप कहा। जो रुक गया और जैसे ही मुड़ा, सामने था उसका बॉस, वोंग। वोंग डी, एडवांस्ड लेवल डी, ब्लैक मार्केट का ओनर, पेनिट्रेटिंग गेज से बोला, जो तुम मेरे बेस्ट क्लाइंट हो, लेकिन मेरी दुकान में फाइट ये लिमिट के बाहर है। सू ने फौरन ली की तरफ उंगली की। सर, उसी माइनर ने जो की प्रेशियस सोड तोड़ी, इसलिए लड़ाई शुरू हुई। वोंग को जैसे ली के माइनर होने पर और भी तुच्छता महसूस हुई। उसकी आंखों में डिस्डेन आने लगा। वोंग, ब्लैक मार्केट का मालिक, बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ ली यी की ओर बढ़ा और पूछा, क्या तुमने सच में जो की तलवार इसी सोड से तोड़ दी? ली यी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले ड्यू ने मुझ पर हमला किया था। अगर उसकी तलवार टूट गई तो इसमें मेरी क्या गलती? वोंग ने जो की तरफ देखा। क्या यह सच है? जो चुप्पी में सोचने लगा, कुछ बोल ही नहीं पाया। वोंग डू के बगल से गुजरते हुए भी मुस्कुराया। ली यी की तलवार साधारण चीज नहीं लग रही, क्यों ना हमेशा वाली यूजुअल रूल लगा दें? जो की आंखों में चालाकी चमक उठी। उसने सोचा, पैसे मैं लूंगा, सामान वोंग रखेगा। वोंग भी मुस्कुराया। जो, जब तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो तो पीस मेकर बनने दो। ली यी, क्या मैं तेरी सोड देख सकता हूं? ली यी ने सोड थमा दी। जैसे ही वोंग ने सोड पकड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। यह तलवार 50 किलो से भी भारी थी और फिर भी ली यी ने उसे इतनी आसानी से पकड़ रखा था। वोंग के मन में सवाल उठे, शायद यह लड़का कोई जीनियस है, अब उसे और गहराई से टेस्ट करना चाहिए। उसे हैरानी थी कि इतनी रेयर वेपन एक माइनर के पास आई कहां से। ली यी ने शांत चेहरा बनाते हुए पूछा, ब्लैक मार्केट कब से सामान के मालिक और सोर्स जांचने लगा? वोंग ने सिर्फ क्यूरियोसिटी बताई, अगर नहीं बताना चाहो तो कोई इशू नहीं। ली यी फौरन समझ गया, यह आदमी उसे टेस्ट कर रहा है। उसने बहाना बना दिया, माइनिंग करते वक्त मिल गई थी, कोई बड़ा सीक्रेट नहीं। वोंग का शक दूर हो गया, मान गया कि ली यी सच में लो लेवल माइनर है। अब वोंग ने सोड को और बारीकी से देखा और बोला, काफी स्टर्डी है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज नहीं है, वैल्यू बस कुछ 100 ही होगी। इसके मुकाबले जो की सोड अगर न टूटी होती तो 20 लाख से ऊपर बिकती। वोंग ने कमीनी मुस्कान से कहा, ऐसा करो, तुम्हारी घटिया सोड खरीद लेता हूं, बदले में ली यी को जो को सिर्फ 2 मिलियन देनी है, बाकी मैं देख लूंगा। चलो, आज भलाई कर दी। फिर जो की तरफ देखा, क्या ख्याल है? जो ने बॉस की दखल अंदाजी से मना नहीं किया। सूचिंग थोड़ी परेशान थी। उसे पता था कि एक माइनर के लिए 2 मिलियन लाना नामुमकिन है और अब उसकी कार भी खतरे में है जो ने प्रॉमिस करी थी। जो ने सूचिंग की गाल पकड़ ली और बोला, चिंता मत करो, इसके ऑर्गन्स बेच देंगे, इतनी तो रकम आ ही जाएगी। वोंग के आदमी हमारी बॉय की पिटाई की तैयारी करने लगे। ली यी समझ गया, सब कुछ पहले से प्लान्ड है। वोंग ने ली यी से ताना मारते पूछा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एंजॉय योर मोमेंट। इसी वक्त ली यी की आंखों में ग्लो आ गई। सॉवरेन की ऑरा बॉडी से बाहर निकलने लगी और उसने ठंडे अंदाज में साफ कह दिया, फिक्र तुम्हें होनी चाहिए, मुझे नहीं। वोंग डेफा के आदेश पर उसके लोग ली पर हमला कर देते हैं, लेकिन वोंग डेफा बिल्कुल परेशान नहीं था। वो सुइंग और जो से कहता है कि यह लड़ाई बेकार है, क्यों ना टी रूम में जाकर बैठते हैं। जो मान जाता है, लेकिन जैसे ही वे मुड़ते हैं, एक गुंडा हवा में उछलकर उनके पीछे दीवार से टकरा जाता है। जो और सुचिंग ये सब देख शॉक्ड रह जाते हैं।
ये देखकर वोंग डेफा की शांति टूट जाती है। वह चिल्लाता है, एबियो, संभल के, माल टूटना नहीं चाहिए वरना भरपाई नहीं कर पाओगे। ली बड़ी आसानी से एक हमले से बचता है और एक गुंडे के चेहरे पर जोरदार किक मारता है। अपने आदमियों को पिटता देखकर जो गुस्से में आ जाता है, एक गिरे हुए आदमी को बालों से पकड़ लेता है और लाई को गुस्से से घूरता है। डू खुद अटैक करता है, किक से नोटिस करता है कि माइनिंग से ली की ताकत बहुत बढ़ चुकी है। जैसे ही लड़ाई चलती है, जमीन से काली शैडो टेंड्रिल्स निकलकर सूचिंग और बाकी गुंडों को पकड़ लेती है। सू डर से चिल्लाती है, बाकी भी वहीं जमे रह जाते हैं। ली जो की ओर मुड़ता है, उसकी आंखें नीली चमक रही हैं। वो जो से कहता है, अब तुम्हारी बारी है। सूचिंग डिसबिलीफ में देख रही है, सोच रही है, ये माइनर अचानक इतना अच्छा फाइटर कैसे बन गया। लेकिन डो हंसता है। वो मानता है ली यी के मूव्स अच्छे हैं लेकिन इंप्रेसिव नहीं। वो कहता है, डी रैंक एडवांस्ड जैसे मेरे सामने ली यी अब भी कचरा है। इतना कहकर वो खुद को लाल एनर्जी से घेर लेता है और ली यी पर जबरदस्त किक मारता है। जो शॉक में है, ली यी बड़ी शांति से उस एनर्जाइज्ड किक को एक ही हाथ में पकड़ लेता है। अब उसका हाथ काले शैडो पावर से घिरा है। जो रिएक्ट करता उसके पहले ही ली यी उसे जबरदस्त थप्पड़ मारता है। जो नीचे गिर जाता है, खून थूक रहा है। नीचे गिरते ही जो गुस्से से भर उठता है, उसके शरीर से रेड एनर्जी निकलने लगती है। चिल्लाता है, मेरे पिता ने भी कभी मुझे नहीं मारा, तू कौन है मारने वाला। वह कसम खाता है कि ली यी को मार देगा और अपना पूरा रेड एनर्जी वाला ब्लास्ट उसकी तरफ फेंकता है। जवाब में ली यी खुद का हाथ उठाता है जिसमें पर्पल शैडो एनर्जी चमकती है। दोनों की ताकतें टकराती हैं और पूरे कमरे में भारी एक्सप्लोजन हो जाता है। धुआं छंटते ही जो हांफता रह जाता है। ली यी बिल्कुल भी नॉर्मल है, उसके चारों ओर अब भी रेड एनर्जी क्रैकल कर रही है, लेकिन जो उसे छू भी नहीं पाया। जो समझ नहीं पाता क्या हुआ, कहता है, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई इनविजिबल वॉल मारी हो। ली यी उनकी तरफ बढ़ता है। डो को कहता है, जब तेरे बाप ने तुझे कभी डिसिप्लिन नहीं किया तो मैं आज तुझे सबक सिखाता हूं। जो घबराकर पीछे हटने की वार्निंग देता है। सूचिंग भी डर में पूछती है, उसका डी रैंक बॉयफ्रेंड एक मामूली माइनर से कैसे हार सकता है। एच अचानक ही ली यी से शैडो टेंड्रिल्स निकलकर एक जाला बन जाती है जिसमें डो और सूचिंग दोनों बुरी तरह फंस जाते हैं। सू चिल्लाती है, समझ नहीं पाती कि शैडो मॉर्फ स्पाइडर वेब टेक्निक उन्हें कैसे बांध रही है। अब जो के सामने लेई उसकी डरी हुई बात सुनता है। जो कहता है, तू माइनर हो ही नहीं सकता, शायद कोई सी रैंक या बी रैंक एडवांस्ड होगा। लेई स्माइल करता है, अपने हाथ दिखाता है जो अब शैडो एनर्जी से ढके हुए हैं। कहता है, मैं तो बस गिल्ड सर्टिफाइड ई रैंक माइनर हूं। जो हैरान रह जाता है, बड़बड़ाता है, इम्पॉसिबल। लेई हाथ उठाता है, पर्पल एनर्जी चमकती है। वह जो को मारने ही वाला है। जो डर में भीख मांगता है, रुक जा, मैं ब्लैक पैंथर गैंग का मेंबर हूं। अगर तूने मुझे कुछ किया तो ब्रदर पैंथर से दुश्मनी मोल ले लेगा। ली यी आंखें चमकाते हुए पूछता है, क्या वही लोन शार्किंग ब्लैक पैंथर गैंग। जो को लगता है अब उसका डर काम करेगा। वो गर्व से हां करता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि ली यी फिर उसके चेहरे पर घूंसा मारता है। सूचिंग चीखती है। डो भी ब्रदर पैंथर को बुलाता है। बिना रुके ही ली यी एक किक मारता है जिससे जो और रिस्ट्रेंड सूचिंग दोनों हवा में उड़ा दिए जाते हैं। इस जोर से डो के मुंह से खून निकल आता है। नीचे पड़े जो को देखते हुए ली यी गुस्से से बोलता है, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है ऐसे लोन शार्किंग स्कमबैग से। ठीक उसी समय वोंग डी, शॉप ओनर, आखिरकार बीच में आता है। गुस्से में बड़ी तलवार निकालता है और ली यी पर वार करने दौड़ता है। चिल्लाता है, मर जा। ली यी पूरी तरह पर्पल शैडो एनर्जी से घिरा हुआ है। आसानी से साइड स्टेप करता है, कहता है, दफा हो जा, और एक किक मारकर शॉप ओनर को हवा में उड़ा देता है। अब जो पूरी तरह डर चुका है, आवाज बदल जाती है, ये सब गलती थी, 100 मिसअंडरस्टैंडिंग, ले 1 लाख युएन, दोस्ती कर ले, मामला यहीं खत्म। ली यी इंप्रेस्ड नहीं होता, जो पर झुककर मॉक करता है, तेरा चेहरा क्या सिर्फ 2000 युएन पर स्लैब का है। जो डर में चिल्लाता है, 5 लाख, फिर 10 लाख, बस मुझे मत मार। ली यी अपनी शैडो टेंड्रिल्स को कोड़े विप्स की तरह घुमाकर जुओ को तंग करता रहा। वह मजाक में पूछता है, इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करने में मजा आता है ना, और बोलता है,
अब मेरे रूल्स से खेलो। ली यी समझाता है, ये 50 थप्पड़ तो बस इंटरेस्ट था, अब असली अमाउंट यानी प्रिंसिपल चुकाना बाकी है। अब जोल पूरी मजबूरी में अपना काला वीआईपी कार्ड निकालता है, चिल्लाता है, ये 5 मिलियन का है, मेरी सारी जमा पूंजी है। ली कार्ड लेते हुए उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो तुरंत पहचान जाता है, ये एनजी ग्रुप का वीआईपी कार्ड है, वही डेट कलेक्टर लोग जिन्होंने उसे कभी माइन में जबरदस्ती फंसाया था। अब उसकी स्ट्रैटेजी बनती है, वो डुओ को छोड़ देगा, उसे ट्रैकिंग पॉइंट बनाकर असली मास्टरमाइंड तक पहुंचेगा। कार्ड जेब में रखते हुए ली यी सोचता है, ब्लैक पैंथर गैंग ने उससे जो करोड़ों ऐंठे थे, वही पैसा अब सही मालिक के पास लौट रहा है। फैसला होते ही शैडो टेंड्रिल्स वापस खिंच जाती हैं। सूचिंग घायल डू को उठाती है और गुस्से में पूछती है, तू ली यी को सिर्फ एक माइनर क्यों बोला? जो गुस्से से जवाब देता है, मैं कैसे जानता कि ली यी इतना पावरफुल निकलेगा? अपना आपा खोकर जो उसे धक्का देता है, चिल्लाता है, अगर तूने पहचानने में गलती न की होती तो हम कभी फंसते ही नहीं। सूचिंग गिर पड़ती है, रोती है। जो का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है, उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। जो फोन निकालता है, कसम खाता है, मेरा पैसा ऐसे नहीं जाएगा, मैं बदला लूंगा। दृश्य बदलता है। एक अंधेरी सड़क पर ब्रदर पैंथर खड़ा है, उसके नीचे हार चुके बॉडीज पड़ी हैं। तभी उसका फोन बजता है। फोन पर घबराया डुओ बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, किसी ने ब्रदर पैंथर की प्राइज सोर्ड चुरा ली और हमारी गैंग को धमकी दी। ब्रदर पैंथर की आंखों में खतरनाक लाल चमक। उसे इन्फो चाहिए, वो कहता है, उस आदमी की सारी इन्फो भेजो। कॉल के बाद एक साथी पूछता है, इन हार गए लोगों का क्या करना? ब्रदर पैंथर हंसता है, तुझे यहां कोई लोग दिख रहे हैं? उसका साथी लाल बाल और लाल आंखों वाला अपनी लाल एनर्जी थ्रेड्स घुमाता है और उंगलियां घुमाते ही उन सारे विक्टिम्स को एक झटके में मार डालता है। ब्रदर पैंथर कैजुअली कहता है, जो के कॉल का मुझे फर्क नहीं, ली यी जिए या मरे। इसके बाद हुड पहने ली यी एडवांस्ड वंस टास्क हॉल पहुंचता है। मिशन बोर्ड देखते हुए एक हॉल ऑफिशियल पूछता है, कोई मदद चाहिए? ली यी हुड हटाते हुए बताता है, मैं ई रैंक एडवांस्ड 1 हूं, कोई सटीक टास्क चाहिए। ई रैंक सुनते ही हॉल में खड़े बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ई रैंक ट्रैश, सबसे बुरी टास्क्स ही यहां होती हैं, डैंक मरो जाओ। रेड हेयर्ड महिला भी कहती है, ई रैंक्स तो हायर रैंक से भीख मांगने वाले पैरासाइट्स हैं। अब हॉल ऑफिशियल भी नाराज हो जाता है, उसे बाहर निकलने को कहता है, बाहर रहो, टीम ले जाएगी। कोई और ताना मारता है, कचरा वहीं रहना चाहिए जहां कचरा इकट्ठा है। ली वहां से चलता है, फोन चेक करता है, जो कि भेजे 5 मिलियन वेन पैसे तुरंत लोन शार्क्स ने निकल लिए। वह गुस्से में बुदबुदाता है, अब भी मेरी प्रायोरिटी नई टास्क है। इसी वक्त हॉल में एक हाई हील बूट के साथ कोई एंट्री करता है। अचानक पूरे रूम में दबाव बढ़ जाता है। अभी जो लोग ली का मजाक बना रहे थे, सब डरकर जम जाते हैं। रूम में हर कोई पहचानता है, ये ऑरा कम से कम बी रैंक एडवांस्ड 1 की है। सोर्स आती है, एक स्टनिंग महिला, लंबे सफेद बाल, वुल्फ जैसी कान, तेज लाल आंखें और चारों ओर लाल व काले रंग की ऑरा। जैसे ही वह चलती है, भीड़ दूर हो जाती है। सब सोचते हैं, बी रैंक यहां क्यों? वह ली के पास रुक जाती है, उसकी नजर पूरी भीड़ पर घूमती है। बाकी सब कांप रहे हैं, पर ली एकदम शांति में खड़ा है। ली अपनी शैडो आई स्किल से उसे गौर से देखता है। इतनी पावरफुल ऑरा के बावजूद लड़की में कोई किलिंग इंटेंट नहीं, दिखती अमीर लड़की जैसी पर ऑरा बहुत स्ट्रांग। उसे लगता है यह अद्भुत बैलेंस है, ताकतवर भी और संयमित भी। उस महिला के साथ ही लाउड स्पीकर में अनाउंस करते हैं, बीस्ट अबिस में डी रैंक माइनिंग टास्क है। भीड़ पीछे हट जाती है। ली अकेला है जो डरा नहीं। लोग हैरान, ये बी रैंक के सामने अड्डा कैसे? ली मुस्कुराता है, मतलब यहीं से उसका नंबर लगना चाहिए। व्हाइट हेयर्ड महिला की नजर उस पर टिक जाती है। मन ही मन सोचती है, ये माइनर मेरी प्रेशर में डरा नहीं। हॉल ऑफिशियल घबराता हुआ कहता है, मिस चिन, चाहे तो मैं और डी रैंक दिखा दूं। मिस चिन बीच में ही रोकती है, सीधे ली की ओर इशारा करती है, आई टेक हिम। ऑफिशियल हैरान, प्रोटेस्ट करता है, पर यह लेट है, रजिस्ट्रेशन अधूरी।
मिस चिन लाल आंखें चमकाकर उसे घूरती है। मैं ही नियम हूं। ऑफिशियल डर से मान जाता है। मिस चिन की टीम ली यी को बाहर ले जाती है। ऑफिशियल देखता है, मिस चिन ने खुद किसी को पिक किया। ये माइनर आखिर है कौन? अब बीस्ट अबिस में मिस चिन की टीम लाल आंखों वाले मिनोटॉर से लड़ रही है। टीम में एक बार्ड फ्लूट बजा रहा है। नोट करता है, टीम काफी बैलेंस्ड है। पावरफुल वॉरियर अगली लाइन में सब ब्लॉक्स रोक रहा है। बाकी लोग मिनोटॉर्स को निर्विकारता से काटते हैं। मिस चिन और उसका साथी पीछे खड़े ओवरसी करते हैं। ली यी सब कुछ देख रहा है। बी रैंक लीडर के साथ सब स्मूथ कोऑर्डिनेटेड कट रहा है। हालांकि लड़ाई एकदम परफेक्ट चल रही थी, ली यी को फिर भी अंदर से बेचैनी महसूस हुई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं, क्योंकि उसकी शैडो आई ने एक ऐसा खतरा भांप लिया था जिसे बाकी लोग समझ ही नहीं पाए। ली यी एक लेज पर खड़ा था। नीचे माइनोटॉर्स की भारी भीड़ देखकर उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसे समझ आ गया कि यह किसी नॉर्मल डी रैंक मिशन से कहीं ज्यादा खतरनाक था, और हैरानी थी कि टीम के बाकी लोग खतरे को नोटिस क्यों नहीं कर रहे। अचानक सॉवरेन प्रकट होता है, बताता है कि ली यी की शैडो आई अब सेकंड टियर पहुंच चुकी है, जिससे उसकी सेंस बाकी सबसे कहीं तेज है। फिर भी ली यी मानता है कि इतनी सुपर पावरफुल मिस चिन को भी तो एहसास होगा। जैसे ही टीम एक डार्क केव के सामने रुकती है, उसकी सस्पिशन और गहरी हो जाती है। उसे लगता है शायद मिस चिन ने खतरा समझ लिया है, पर छुपा भी रही है। बार्ड बताता है कि उनका टारगेट स्टारलाइट क्रिस्टल वेन इसी केव के अंदर है। मिस चिन अचानक मुड़ती है और ली यी को, जो माइनर है, अपने साथ बुलाती है। ली यी हैरान सोचता है, आखिर नोइंगली एक माइनर को इतने खतरे में क्यों ले जा रही है। केव के अंदर जाते वक्त हर कदम के साथ उसे केव की डरावनी ऑरा और भारी लगने लगती है। उसके मन में सवाल चल रहे हैं, क्या मिस चिन को टीम की जान की परवाह नहीं, या फिर अपनी बी रैंक पावर पर इतना भरोसा कि सबको बचा लेगी। केव में थोड़ी गहराई पर पहुंचते ही जमीन अचानक फटती है। नीचे एक गहरी खाई बन जाती है। ली यी और मिस चिन तेजी से रिएक्शन दिखाते हैं, गिरती हुई जमीन से दूर जंप कर जाते हैं। एक टीममेट बच नहीं पाता, वो चिल्लाता हुआ अंधेरे में गिर जाता है। ली यी और मिस चिन सलामत जमीन पर उतरते हैं, पर लॉस प्रोसेस करने से पहले ही ली यी की सेंसेस अलर्ट हो जाती है, क्योंकि अब उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल खतरा सामने आ जाता है। खाई के अंधेरे से एक विशालकाय फिगर निकलता है, डी रैंक मिनोटॉर बीस्टमैन, जो बाकी सबसे बहुत बड़ा और डरावना है। वो जोर से दहाड़ता है, भारी एक्स लहराते हुए सीधे ली यी और मिस चिन के सामने आ जाता है। अब फेस ऑफ होता है। मिस चिन अपनी वुल्फ ईयर्स और लाल ग्लोविंग आंखों के साथ रेड ऑरा में घिर जाती है। पूरा बी रैंक प्रेशर दिखाती है, जैसे लड़ाई शुरू होने वाली है। लेकिन ली यी को शॉक तब लगता है जब मिस चिन अचानक घबरा जाती है। उसका आत्मविश्वास एक सेकंड में गायब। वो हमला करने के बजाय पीछे हट जाती है। बोलती है, ली यी, तू आगे जा, मैं कवर दूंगी। ली यी कंफ्यूज्ड। वो याद दिलाता है कि मैं तो बस माइनर हूं। मिस चिन का चेहरा एम्बैरेसमेंट से लाल हो जाता है। वो घुटनों पर गिरती है, तलवार गिरा देती है और गिड़गिड़ाती है कि ली यी लड़ाई करे। ली यी झल्लाता है, बी रैंक होकर माइनर से फाइट एक्सपेक्ट करती हो? मिस चिन रोते हुए बोलती है, 1 मिलियन दूंगी, बस इन बीस्ट्स को निपटा दे। ली यी खुद को रोक नहीं पाता। सिर के ऊपर तलवार रखकर आंखों में पर्पल एनर्जी चमकाते हुए स्मर्क करता है। पैसे के लिए करेगा। शैडो डैगर्स समन होते हैं। मिस चिन जमीन पर हैरान देखती है। ली यी का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर है। वो भारी भरकम 3 मिनटॉर्स की ओर देखता है। आ जाओ, देखता हूं क्या करोगे। बीस्ट्स चार्ज करते हैं तो ली यी बिजली जैसी रफ्तार से उनके बीच डांस करता है, डॉज करके उन्हें कंफ्यूज कर देता है। लेकिन इस दौरान एक तीसरा मिनोटॉर मिस चिन की ओर भागता है। वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है, चिल्लाती है। तभी जैसे ही मिनोटॉर के क्लॉज मिस चिन पर पड़ने वाले होते हैं, मिस चिन रिस्टबैंड से भारी मात्रा में रेड एनर्जी ब्लास्ट करती है। क्रीचर वेपराइज हो जाता है। ली यी, जिसने अपने ओपोनेंट्स निपटा दिए थे, सब देखता है। माथे से पसीना पोंछता है। मान जाता है कि एक्चुअली मूव्स तो पावरफुल हैं। लगता है उसने शायद मिस चिन को अंडर एस्टिमेट कर दिया, पर उसकी सोच अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि तभी डी रैंक बीस्टमैन ऊंची छलांग लगाता है। अपनी एक्स लेकर मिस चिन की ओर घातक वार करता है।
ठीक एक्स गिरने ही वाला था कि ली यी ने मैसिव शैडो ग्रेट स्वॉर्ड पोर्टल से निकालकर मिस चिन और बीस्ट के बीच एंट्री ले ली। उसने अटैक को आसानी से ब्लॉक कर दिया। मिस चिन को बचाते हुए ली यी स्मर्क करता है और सार्कास्टिकली पूछता है, क्या तुम्हारा चेहरा ही सारी मुसीबतों को खींचता है? लेकिन मिस चिन अब उठने के बजाय बुरी तरह घबरा जाती है। कुछ भी उल्टा पुल्टा चिल्लाते हुए वहां से दौड़ जाती है। अब ये सब बीस्ट्स तेरे हवाले। ली यी लंबी सांस लेकर बोलता है, होपलेस है पूरी। बाकी बचे माइनोटॉर्स को बस एक जबरदस्त स्लैश में मार गिराता है। इधर मिस चिन केव में भागती भागती थक कर एक बड़ी चट्टान के सहारे रुकती है। सोचती है अब सेफ हूं। लेकिन तभी उसकी परछाई पर फिर वही मिनोटॉर बीस्टमैन आ जाता है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। फिर झटका, तू मुझसे आखिर डर क्यों नहीं रहा? मिनोटॉर अपना भारी क्लब उठाता है। मिस चिन जैसे पेट्रीफाइड है। दूर खड़ा ली यी सब देख रहा है। उसे अजीब लगता है, इतनी ताकतवर दिखने वाली लड़की डर क्यों रही है? अचानक क्लब हिट से पहले मिस चिन जोर से चिल्लाती है। उसके ब्रेसलेट में भयंकर लाल एनर्जी चमक उठती है और एक शॉकवेव निकलकर मिनोटॉर को दूर फेंक देती है। ली यी देखता है ब्रेसलेट टूट गया। अब समझ आता है असली डिफेंस मिस चिन की खुद की ताकत नहीं, किसी प्रोटेक्टिव चार्म की वजह थी। अब शर्मिंदा मिस चिन के पास जाकर ली यी पूछता है, क्या तुम नॉन कॉम्बैट टाइप एडवांस्ड हो? मिस चिन धीरे से हां में सिर हिलाती है। सीक्रेट खुल गया तो मिस चिन गिड़गिड़ाने लगती है, कृपया यह रहस्य किसी को बताना मत। ली यी स्लाई स्मर्क के साथ तलवार कंधे पर रखता है, इतना राज रखना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। लेकिन तभी दोनों के सामने माइनोटॉर्स फिर अटैक करने को तैयार हो जाते हैं। इस बार ली यी नोटिस करता है कि सारे बीस्ट्स उसे इग्नोर करके सिर्फ मिस चिन पर ही अटैक कर रहे हैं। सोचता है, आखिर ये सारे सिर्फ उसी पर क्यों टूट पड़े हैं? पता लगाने के लिए कि मिनोटॉर्स सिर्फ मिस चिन को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ली यी ने अपनी शैडो आई एक्टिवेट की। उसे दूर बार्ड दिखा जो फ्लूट बजा रहा था और अपनी ऑरा छुपा रहा था। ली को समझ आ गया कि वही म्यूजिक इन बीस्ट्स के अजीब बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही एक और माइनोटॉर मिस चिन पर झपटा, लाई ने साई किया और उसे काट डाला, कहते हुए कि दुश्मनों की लहरें कभी खत्म ही नहीं होती। अब वो गिर चुका था। वो अपनी पावरफुल एरिया अटैक्स नहीं कर सकता था, वरना मिस चिन भी घायल हो सकती थी। लेकिन अगर उसने कोशिश नहीं की तो ये सब उसे धीरे धीरे खत्म कर देंगे। तभी लाई के चेहरे पर एक स्लाई ग्रिन आ गई। उसके दिमाग में एक प्लान आ गया था। क्योंकि बार्ड का टारगेट मिस चिन थी, वो इसका फायदा उठा सकता था। ली ने जोर से पैर पटका और जमीन से शैडो चेन्स निकली, जिसने माइनोटॉर्स को बांध दिया। खतरा कुछ देर के लिए कंट्रोल हो गया तो ली ने तेज आवाज में कह दिया कि मिस चिन के पास अब कोई प्रोटेक्टिव आइटम नहीं बची और वो एक नॉन कॉम्बैट टाइप है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। उसकी कमजोरी सुनकर मिस चिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ली से पूछा कि उसने ऐसा सबके सामने क्यों बोला। इधर शैडोज में छुपा बार्ड ली की फाइट देख रहा था। उसे लगा अब उसी का टाइम है। वो अनॉय हुआ कि एक माइनर ने उसका पूरा प्लान ऑलमोस्ट रूइन कर दिया। जब मिस चिन अब बेकसूर दिख रही थी, उसने प्लान पूरा करने की ठानी। वो सीधा उसके पीछे आकर फ्लूट को डेडली डैगर में बदल लेता है। वार करते वक्त कहता है, अपने अनग्रेटफुल फादर को इसकी वजह मानना। लेकिन ब्लेड गिरने से पहले एक तेज स्टील की रेखा से अंधेरा कट गया। बार्ड की एल्बो से नीचे पूरा हाथ कट गया। वो स्टन्ड रह गया। लाई अपने ग्रेट सोर्ड के साथ मिस चिन को बचा लेता है। बार्ड लूडन अपनी कटी हुई बांह को देखता रह गया। लाई ने मिस चिन को बताया कि लुआन ही बार्ड है जो इंफ्रासाउंड वेव्स से माइनोटॉर्स को कंट्रोल कर रहा था। सुनते ही मिस चिन उसका नाम पहचान गई। लूडन मॉर्बिडली हंसने लगा। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। बोला, मुझे अंडर एस्टिमेट करना भारी पड़ गया, लेकिन अब भी मैंने हार नहीं मानी। ये कहते हुए एक रेड ऑरा इरप्ट हो गई। उसकी एनर्जी आसपास के मरे हुए डी रैंक माइनोटॉर बीस्टमैन में चली गई और उन्होंने शेप ले ली। एक विशाल रेड एनर्जी कंस्ट्रक्ट अब लावा मिनोटॉर की फॉर्म में उठ खड़ा हुआ। आंखें लाल चमक रहीं। लूडान ने शेखी बघारी, अब असली डर दिखाता हूं। चिंसन की आंखें फटी रह गईं। वो सियर रैंक की ऑरा पहचान गई। ली ई समझ गया कि लूडान डेड बीस्ट्स की लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करके खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जैसे ही जमीन फटी,
नीचे से लावा निकल आया और एवोल्यूशन शुरू हो गई। अब वो सैंक लावा मिनोटॉर में बदल रहा था। पावर की जंप इतनी ताकतवर थी कि ली यी भी खुद को आउटमैच्ड महसूस करने लगा। एवोल्यूशन पूरा हुआ और लावा मिनोटॉर आग में घिरा हुआ जोर से दहाड़ा। उसने अपना एक विशाल फायरी एक्स उन पर चला दिया। ली यी ने अपना ग्रेट सोर्ड उठाकर ब्लॉक करने की कोशिश की। पीछे चिंसी उसके साथ थी। दोनों का वार एक बड़ी एक्सप्लोजन में टकराया। लावा मिनोटॉर के सी रैंक हमले से ली यी की शैडो ग्रेट सोर्ड मेल्ट होने लगी। उसने टीथ ग्रिट कर लिए। अब ये लड़ाई दोनों के बस की नहीं थी। चोटी पर निशान पड्डीएच गए और चिनसेन चिल्ला पड्डी जब उसने लेई के चेहरे और कंधे पर बर्न्स देखे। लेकिन लावा मिनोटॉर उन पर फिर हमला करने को तैयार था। डिसाइसिव पल में ली यी ने चिनसेन का हाथ पकड़ा, बोला, कसकर पकड़ो, और उसे घसीटता हुआ दूर ले गया। वो बच गए। बीस्ट का बड़ा वार चूक गया। ली ने अपनी नई एबिलिटी यूज की और शैडो टेंड्रिल्स से लावा मिनोटॉर के पैर बांध दिए। बीस्ट ने गुस्से में गर्जना की। लूडान, जो उसे कंट्रोल कर रहा था, उसे शौक हुआ कि ये माइनर भी कंट्रोल स्किल रखता है। ली जानता था यह होल्ड बस कुछ वक्त का है। उसने चिन से कहा, भागते रहना, कभी पीछे मत देखना। वो कंफ्यूज्ड होकर बोली, क्या तुम नहीं आओगे? तब लेई रुक गया। बोला कि उसे यहां रुककर टाइम बाय करना होगा ताकि वह बच सके। चिन भावुक हो गई, मगर लेई ने उम्मीद वाली मुस्कान के साथ कहा, जाओ, छुप जाओ, मैं खोज लूंगा। जैसे ही वो भागी, लेई सेल्फ अश्योर्ड होकर मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो गया। आखिर उसके लिए उसकी वैल्यू 1,000,000 थी। अब सी रैंक लावा मिनोटॉर खाली केव में अपने टारगेट्स को ढूंढने के लिए दहाड़ रहा था। तभी ऊपर से एक ठंडा सा वॉइस आया। ली एक ऊंची लेज पर बैठा था। बोला, क्या किसी को ढूंढ रहे हो? बीस्ट में लूडान की वॉइस चिन का नाम पूछती है। बीस्ट ने एक्स घुमाया, लेकिन लाई बहुत फास्ट था। वो पीछे से मिनोटॉर के सिर के पीछे आकर खड़ा हो गया। गेस करो, बोला। उसने पूरी जान से सोर्ड मिनोटॉर की रॉकी हाइड पर मारी। सोर्ड, जिसने बाकी मॉन्स्टर आसानी से काट डाले थे, अब यहां कुछ नहीं कर सकी। बस हल्की सी दरार ही आई। लावा मीनो ने हंसकर पूछा, इतना मूर्ख कौन है जो रॉक को ब्लेड से काटने की कोशिश करता है? लाई ने समझ लिया कि केव मनपसंद नहीं और उसे ओपन एरिया में ल्यूर करना होगा। वो भागने लगा। लावा मिनोटॉर उसके पीछे, जमीन तोड़ता हुआ, उसे रैट कहता हुआ। लूदन उसे उकसाता रहा, क्या भागना ही आता है? भागते भागते लेई ने फिर शैडो आई एक्टिवेट की। अब उसे क्रीचर का वीकनेस चाहिए था। तभी माइनोटॉर ने विशाल स्पिनिंग अटैक लॉन्च कर दी। फ्लेम्स में घिरा, चीखता, मर जा। ली ने डॉज किया और उसी एक मोमेंट में उसकी एनहांस्ड विजन ने माइनोटॉर की पीठ पर ग्लोइंग पर्पल कोर देख लिया। वहीं वीकनेस था। बिना वक्त गंवाए ले ऊपर उछला और ग्रेट सोर्ड सीधा वीक पॉइंट पर मारी। लेकिन लुआन बीस्ट को कंट्रोल करते हुए एक्सपेक्ट कर रहा था। माइनोटॉर ने अपनी चट्टान जैसी मुष्ट से हथियार रोक लिया। बोला, छोटे छोटे ट्रिक्स एब्सोल्यूट पावर के सामने कुछ नहीं। टक्कर से ली यी पीछे गिर गया। कपड़े फट गए। अब उसको सी रैंक के सामने सचमुच डर महसूस हुआ। वो फिर खड़ा हुआ। लावा मिनोटॉर फिर से उसकी तरफ दौड़ता हुआ, लूडन टॉन्ट करता हुआ। अब कहां भागेगा? इस बार लेई ने अपना फिस्ट शैडो एनर्जी से ढंका। उसे ब्रूट फोर्स से जीतना नामुमकिन था। अब उसे बस परफेक्ट ओपनिंग का इंतजार था। वो रुक गया। पीछे शैडो टेंड्रिल से खुद को घेर लिया। मिनोटॉर ने मजाक किया, अब भागना छोड़कर मेरे सामने अटैक करने चला है। ये नाइफ स्क्रैप मेटल की तरह है। बीस्ट ने जोर से हाथ मारा। लाई ने डॉज किया, क्योंकि उसकी अग्रेशन ही उसकी वीकनेस थी। जैसे ही हमला छूका, मिनोटॉर की पीठ का ग्लोइंग कोर खुल गया। ली ने शैडो डैगर सीधा वहां घुसा दिया। लेकिन इस बार कोर टूटा नहीं, उल्टा वहां से तेज हीट ब्लास्ट निकली। इतनी तेज कि शैडो एनर्जी से भी वो पूरी तरह न बच सका। गर्मी के झटके से ली पीछे हट गया, मगर अब इंप्रेस होकर सोच रहा था। लूडान अंदाज से भी ज्यादा स्मार्ट निकला। उसने वीक स्पॉट को परफेक्टली प्रोटेक्ट किया है। माइनर के जरिए बोलते हुए लुआन ने मान लिया कि ली यी ने उसका वीकनेस समझ लिया है। लेकिन उसने घमंड करते हुए बोला कि जान लेना कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि वो कोर 2000 डिग्री से भी ज्यादा की गर्मी से प्रोटेक्टेड है। फिर उसने ली यी को एक डील ऑफर की। अगर वो चाइनी की लोकेशन बता दे तो वो उसकी जान बख्श देगा। लेकिन लेई ने जवाब में एक कॉन्फिडेंट स्मर्क दिया।
बोला, तू तो वही ट्रेटर है जो फेम और पैसा पाने के लिए अपने मास्टर को भी बेच सकता है। मैं तुझ जैसे पर भरोसा नहीं कर सकता। यह इंसल्ट सुनकर लूदन बौखला गया और मिनर के जरिए दहाड़ उठा। तू खुद अपनी मौत को बुला रहा है। अगले ही पल जमीन के चारों ओर आग फैलने लगी और बीस्ट ने फाइनल अटैक के लिए चार्ज मारा। लावा मिनोटॉर ने अपना फायरी एक्स घुमाया, चिल्लाते हुए कहा, बस कर, अब डॉज मत कर। ली ई ने जवाब में अपना नया टेक्निक एक्टिवेट किया, शैडो मॉर्फ चेन ब्लेड्स, और हवा में फ्लिप करता हुआ हमला किया। लेकिन माइनोटॉर ने भी इस बार डॉज कर लिया। इस पर ली ई ने तंज कसते हुए कहा, अब तू भी डॉज कर रहा है, बीस्ट। ये मौका देखकर ली ने फॉर्म बदलकर एक शैडो मॉर्फ रोप डार्ट बना लिया। डार्ट सीधा माइनोटॉर की ग्लोविंग कोर की तरफ फेंका और इट रैप होकर टाइटली कोर को पकड़ भी लिया। प्लान सफल लग रहा था, लेकिन जल्दी ही कोर की इंटेंस हीट ने शैडो रोप को मेल्ट कर दिया। मिनूर ने दहाड़ते हुए हंसी उड़ाई। यूजलेस कोशिश। ली यी ने टंग क्लिक किया, चिढ़कर। बीस्ट ने अपना एक्स जमीन में मारा। गिव अप। अब ली यी थक चुका था, सांसें तेज चल रही थीं। उसकी पावर ड्रेन हो रही थी और अगर फाइट लंबी चली तो खतरा उसके लिए बढ़ता जाएगा। उसे ख्याल आया, क्या अब सॉवरेन से मदद मांगनी चाहिए? लेकिन जैसे ही वो हेल्प की सोचने वाला था, उसके अंदर का रिजॉल्व फिर से स्टील बन गया। उसने ठान लिया, कभी नहीं, सॉवरेन को फिर से कंट्रोल नहीं दूंगा, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े। फिर उसने मिनोटॉर के बॉडी को स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज किया और खुद को ऊपर हवा में लॉन्च कर दिया। उसे पता था, अगर वो इस सी रैंक ओपोनेंट को खुद से हरा पाए तो जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसकी कोई कीमत नहीं। उसने अपनी पूरी बची हुई शैडो एनर्जी अपने वेपन में जमा की और एक मीटियोर की तरह आया, सीधा ग्लोइंग कोर की तरफ अंतिम वार के लिए। जैसे ही वार किया, गुस्से और डिटर्मिनेशन से भरा बैटल क्राई निकालते हुए एक जोरदार चमक और कड़कती आवाज के साथ कोर चकनाचूर हो गया। बीस्ट ने एक आखिरी स्क्रीम निकाली और उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन आया, बर्जर्कर रेज एक्टिवेटेड, ऑल स्टैट्स मैसिवली बूस्टेड। मरते वक्त वो बीस्ट एक फाइनल अटैक लॉन्च करता है, पोरी फ्यूरी से एक्सप्लोड हो जाता है। ली ई उस ब्लास्ट में फेंका गया, जोर से कैवन वॉल से टकराया, जमीन पर गिरा, चोटिल और स्टन्ड। बीस्ट अब भी खड़ा था, उसकी ग्लोइंग रेड आईज लूडॉन की आवाज में बोलती हैं, तू एक मामूली सा माइनर है और तूने मुझे यहां तक भी मजबूर कर दिया। अब उसके अटैक्स में इंटेंस बर्निंग इफेक्ट आ गया था। बीस्ट चिल्लाया, अब सब खत्म। लेकिन तभी ली यी की आंखें चमक उठीं, नाउ विथ अ न्यू रिजॉल्व। उसे महसूस हुआ उसके अंदर कुछ नया जाग चुका है, एक सर्ज ऑफ पावर। तभी सॉवरेन की आवाज सुनाई दी, ये एनर्जी हमेशा तेरे अंदर थी, लेकिन तेरी बॉडी इसे चैनल नहीं कर पा रही थी जब तक लावा मिनोटॉर की हीट ने तुझे टेम्पर नहीं किया। अब तू अवेकन हो गया है। न्यू स्किल अनलॉक्ड, शैडो एनहांसमेंट, बिगिनर टियर। नई एनर्जी उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी चोटें हील होने लगीं और स्ट्रेंथ वापस आ गई। लूडान, जो अभी तक मिनोटॉर के जरिए देख रहा था, शॉक्ड रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ली यी इतनी जल्दी कैसे रिकवर कर रहा है और उसकी ऑरा अब इतनी सिनिस्टर क्यों लग रही थी। तुरंत उसने फाइनल ब्लो के लिए माइनोटॉर का एक्स फिर से नीचे गिराया, लेकिन इस बार ली ई ने आसानी से किक करके उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। लूडान भौचक्का। उसने सोचा था बजर्कर रेज से स्पीड ट्रिपल हो गई है और फिर भी ली ई उसे आराम से काउंटर कर रहा है। अब वो सोचने लगा, अगर यही ई रैंक है तो बाकी क्या होंगे। डेस्परेट होकर मिनोटॉर ने एक फाइनल डेस्परेट मूव किया। वो ऊपर उछला और पूरे कैवन फ्लोर पर जोरदार लैंडिंग मारी। जमीन फट पड़ी, चारों तरफ फायर और मोल्टन लावा का तूफान फैल गया। अब भाग कर दिखा, उसने चिल्लाते हुए कहा, ये आग तुझे खाक कर देगी। लेकिन शॉक तब हुआ जब ली बीच लावा में खड़ा था, बिल्कुल अनहार्म्ड। उसके बूट्स पर शैडो एनर्जी की थिन लेयर थी जो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। अब उसकी बॉडी में एक सिनिस्टर पर्पल ऑरा चमक रही थी। वो खुद से बड़बड़ाया, ये शैडो एनहांसमेंट तो काफी यूजफुल निकला। और फिर मॉकिंग स्माइल के साथ चिल्लाया, ओए बॉयलर बॉय, लगता है तेरा हीट लेवल थोड़ा कम है। लावा मिनूर घबरा गया। यह पॉसिबल नहीं है। लियाई ने एक कदम आगे बढ़ाया। लावा उसके चारों ओर ऐसे हट रहा था जैसे डर गया हो। उसने कहा, अभी कुछ देर पहले तू अपने अटैक्स का मजा ले रहा था,
अब क्या हुआ, टेस्ट कर अपनी ही फायर का। और फिर उसने अपनी शैडो से एक तेज स्लीक ब्लैक ब्लेड समन की और कहा, अब मेरी बारी है। ये ने फिर से चार्ज किया। उसकी स्पीड इस बार बेहद तेज थी। वजह थी उसकी शैडो एनहांसमेंट, जो डिफेंस, स्ट्रेंथ और स्पीड तीनों स्टैट्स को 200% तक बढ़ा रही थी। लूडन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका हाथ गायब हो चुका है। उसने गुस्से में ये को कोसा। गुस्से में उसने ये को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक ही स्विंग में ये की डैगर्स ने उसका हाथ चीर कर धूल बना दिया। तभी लूडन ने अपना हाथ लावा से नया बना लिया। वो गर्व से बोला, जब तक ये लावा मौजूद है मैं एंडलेसली रीजेनरेट कर सकता हूं। तुम्हारे अटैक्स मेरे ऊपर बेकार हैं। ये की भौहें सिकुड़ गईं। उसने ठंडे सुर में जवाब दिया, मुझे नहीं लगता तुम ये लंबे समय तक कर पाओगे। तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। लूडन ने उसे चुनौती दी, आओ एक बार फिर अटैक करो, देख लेते हैं। ये ने उसके हाथ पांव चीर कर अलग कर दिए। फिर दोबारा, फिर बार बार, और लूडन रिजेनरेट करने की कोशिश करता रहा। उसके चेहरे पर पहला डर दिखा। वो अपनी ओरिजिनल अवस्था में लौट ही नहीं पा रहा था। ये कैसे हो रहा है? उसने हैरानी से सोचा। येई ने ठंडेपन से कहा, तुम्हारी एनर्जी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है। गिव अप कर दो। लूडन ने नरम पड़ते हुए कहा, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं, तो मरने मारने की क्या जरूरत? येई ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, और मेरी पेमेंट? चिन ने मुझे उसकी सेफ्टी के लिए हायर किया है। लूडन ने चुपचाप हथियार डाला। पैसों की टेंशन मत करो। अगर तुम चिन को मुझे सौंप दो और हम सिटी वापस चले जाएं, मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा, 5 मिलियन। येई के चेहरे पर सख्ती आ गई। तुम जैसे पीछे से वार करने वाले गद्दार पर भरोसा करना मुमकिन नहीं। फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं इस गद्दार को चिनश्याओं को सौंप दूं, तो उसकी बेटी की जान बचाने के साथ साथ उसके अटैकर को पकड़कर ड्रैगन गेट 3 स्ट्रीट्स का बॉस मुझ पर पर्सनल फेवर भी होगा। ये फेवर 5 मिलियन से कहीं ज्यादा की कीमत रखता है। लूडन को तुरंत समझ आ गया। श्याओं के हाथों में जाना मतलब यातना से मरना, और ऑर्गेनाइजेशन का उसके परिवार को भी न छोड़ना। इसलिए उसने फैसला किया, क्रिस्टल का इस्तेमाल करेगा। चिन हैरान रह गई। तुम्हारे पास प्रिजन गेट फ्रैगमेंट है? उसने जल्दी से कहा। अगर यह फ्रैगमेंट नष्ट हो गया तो बीस्ट रेल्म का बाहरी दुनिया से एकमात्र कनेक्शन खत्म हो जाएगा। पोर्टल वैनिश हो जाएगा और हम हमेशा के लिए यहां फंस जाएंगे। लूडन गुर्राया, ये तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया। बस तभी एक लाइट ट्रेल लूडन के हाथ से गुजरी। वो यही था। उसने फ्रैगमेंट को छीनकर उसका वीक स्पॉट स्ट्राइक कर दिया। लूडन दर्द से चीखा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह स्लैश्ड हो चुका था और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद कोर को येई ने अब्सॉर्ब कर लिया। उसका स्किल शैडो सेंस 2 इवॉल्व होकर अल्टीमेट शैडो सेंस बन गया। एक गड़गड़ाहट हुई। चिंगचिन ने बताया, लावा और मिनोटॉर की एनर्जी के बिना बीस्ट रेल्म कोलैप्स हो रहा है। एट द बीस्ट अबिस एग्जिट वे बाहर निकल आए। बाकी प्लेयर्स आपस में बात कर रहे थे कि वो कितना डरावना था और कैसे बस जान बचाकर भागे। चिन ने येई से कहा, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतने स्ट्रांग हो। ये तो ई रैंक से कहीं ऊपर है। अगर तुम्हारा मन हो तो ड्रैगन गेट 3 स्ट्रीट्स ज्वाइन करो। पिताजी तुम्हें जरूर अच्छे से ट्रीट करेंगे। येई ने सीधा जवाब दिया, मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट नहीं और मेरी एबिलिटीज को सीक्रेट रखो। चिन ने और जोर नहीं दिया, बस उसके हाथ में रिवॉर्ड थमा दिया। लेकिन जाने से पहले येई ने पूछा, ड्रैगन गेट 3 स्ट्रीट्स क्या मेरे जैसे सोड चोरी करते हैं? चिन ने उसकी तलवार इंस्पेक्ट की और बोली, मुझे इसे अप्रेजल के लिए ले जाना होगा, और जो भी इसकी कीमत होगी तुम्हें पूरा मिलेगा। येई को कोई आपत्ति नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि चिन वेपन्स के बारे में जानकार है। अगर इसकी नजर इतनी पैनी है तो मेरे गियर्स की बायर मुझे मिल गई। भले ही वो बॉस वांग की तरह सस्ती निकले, येई को नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसके पास पहले ही 1 मिलियन है। घर पर येई ने प्रिजन गेट फ्रैगमेंट उठाकर गौर से देखा। वो सोचने लगा, ये असल में है क्या? चिंटियन ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास काफी फ्रैगमेंट्स होंगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ एस रैंक या उससे भी ऊपर जा सकती है। एस रैंक का सुनते ही येई की आंखों में चमक आ गई। लेकिन इन फ्रैगमेंट्स का फिर से सामने आना चिंग के मन में सवाल जगा गया। क्या वो लोग अभी भी जिंदा हैं? उसने तय किया,
रिकवरी तेज करनी होगी। और वो बच्चा, वही इसकी चाबी है। एक दिन उसे ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा जो इंसानी समझ से परे होंगे। क्या अब वक्त आ गया है कि मैं उसे चेतावनी दे दूं? आखिरकार उसने तय किया कि अभी यह बहुत जल्दी है और यह बस उस बच्चे को डरा देगा। उसने सोचा कि पहले उसे और मजबूत होने देना चाहिए। एनजी ग्रुप के ई क्लास रेथ जोन में माइनिंग इंसिडेंट की वजह से जगह लॉकडाउन में थी। ये चट्टान के किनारे खड़ा होकर चारों तरफ नजर डाल रहा था। उसने देखा कि वहां एक बी क्लास और 3 सी क्लास गार्ड्स थे। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी एडवांस्ड फाइटर्स को इसकी रखवाली के लिए तैनात किया गया है। उसी समय उसने सोचा कि अपनी मौजूदा स्ट्रेंथ के साथ वह अभी सच का पता नहीं लगा सकता। चिंगतियन ने पूछा कि एक मामूली ई क्लास डिमेंशनल रिफ्ट में ऐसी क्या बात है जिसकी छानबीन करनी चाहिए। उसने जवाब दिया कि उसके माता पिता की मौत और उसके पीछे का सच वही है। तब उसे 200,000 कॉम्पेंसेशन के तौर पर एनजी ग्रुप से दिए गए थे। उसे पैसे लेने और एक फॉर्म पर साइन करने के लिए कहा गया था जिसमें यह माना जाए कि उसके माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट थी। जब वह नहीं हिला तो घमंडी आदमी ने पूछा कि क्या यह काफी नहीं है। उसने जवाब दिया कि उसे सच चाहिए। आदमी ने जोर देकर कहा कि यह एक एक्सीडेंट था और उसके माता पिता और अन्य माइनर्स की मौत हो गई थी। लेकिन ये को यकीन नहीं था क्योंकि दोनों सी क्लास अवेकेंड थे। वह अंदर जाकर देखने की कोशिश करना चाहता था, उम्मीद करता था कि वे अब भी जिंदा हों। एक भारी भरकम आदमी ने उसे पकड़कर बताया कि रेथ जोन में कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि सी क्लास भी मर सकता है। उसने कहा कि यह तो बस ई क्लास रेथ जोन है, वहां के रेथ्स ई क्लास से मजबूत नहीं होने चाहिए। आदमी ने उसकी कॉलर पकड़कर कहा कि शांत रहो। यही ने कहा कि अगर उसके माता पिता पर अटैक भी हुआ था तो भी वे बाहर निकल सकते थे। आदमी गुस्सा हो गया, सोचकर कि वह बस और पैसे ऐंठना चाहता है। वह उसे मारने ही वाला था कि अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, स्टॉप! वो निंग डोंग हाउ था, एनजी ग्रुप का चेयरमैन, ए क्लास अवेकेंड। चेयरमैन निंग ने अपने आदमियों को डांटा क्योंकि उसने पहले ही आदेश दिया था कि विक्टिम के परिवार को ठीक से कंसोल किया जाए। उसने यी को अतिरिक्त पैसे दिए ताकि वह अपने हालात से निपट सके। यही ने कहा कि उसे पैसे नहीं, बस सच चाहिए। उसने वादा किया कि वे पूरी तरह जांच करेंगे और उसे सही एक्सप्लेनेशन देंगे। ये ने उस पर भरोसा किया और सोचा कि सच जल्द सामने आएगा, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उसके माता पिता को थीव्स साबित किया और उसे लाखों के नुकसान का बिल दिया। चिंगान ने कहा कि चाहे कोई भी जाति हो, कमजोर हमेशा कुचले जाते हैं। उसने सलाह दी कि और रिफ्ट गेट फ्रैगमेंट्स इकट्ठा करो ताकि एक बार मजबूत होकर सच को उजागर करना उतना ही आसान हो जितना बोलना। ये चुप था, लेकिन चिंटियन ने उसके विचार सुन लिए। उसने चिंगान की शैडो एनर्जी को अनिश्चित होने के लिए दोषी ठहराया, जिसकी वजह से वह ई क्लास में क्लासिफाई हुआ। और उसने उससे सवाल किया कि वह कहता है कि वह उसका शरीर ले लेगा, लेकिन फिर भी उसे लेवल अप करने में मदद कर रहा है। उसने पूछा कि वह अच्छा है या बुरा। उसने सोचा कि अगर साबित हो गया कि यह आदमी पागल है तो एस क्लास तक पहुंचाने का उसका दावा बस पागलपन होगा। चिंगन ने उसे रोकते हुए कहा कि अगर उसमें कोई पोटेंशियल नहीं दिखता तो वह उसके पास आता ही नहीं। उसने जवाब दिया कि उसने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन वह गुस्सा हो रहा है। इससे उसे और भी लगा कि वह पागल है। अचानक उसे एक मिशन इनवाइट मिला। केमिकल जोन, एक डी क्लास रेथ जोन में एक सूट पहने आदमी ने ये से पूछा कि वह लेट क्यों आया। उसने जवाब दिया कि दूरी थी, लेकिन असल में वह एक और ई क्लास रेथ जोन से भाग कर आया था। एक बूढ़े आदमी ने उसे पहचान लिया। उसने उस आदमी का अभिवादन किया जिसका नाम अंकल हाउ था। होवाल उसे देखकर खुश हुआ। उसके माता पिता के एक्सीडेंट को 5 साल हो चुके थे। बाकी लोग बोले कि उन्हें लगा था कि वे किसी इंपॉर्टेंट इंसान का इंतजार कर रहे हैं, और ये तो निकला एक निकम्मा मॉन्स्टर। ये लोग जो उसके प्रति हॉस्टिलिटी दिखा रहे थे गियर, गुसान और गूडा, जो सभी मर्सनरी और सी क्लास अवेकेंड थे। सूट वाले आदमी ने समझाया कि मिशन माइनिंग से जुड़ा है और वे एडवांस्ड फाइटर्स को परेशान नहीं करना चाहते। गियर ने चिल्लाकर कहा कि टाइम वेस्ट मत करो और सीधा मिशन बताओ। सूट वाला आदमी बोला कि ये रिफ्ट एक डी क्लास रेथ जोन है और उनका काम है आइस क्रिस्टल ओर ढूंढना और 60 किलोग्राम सैंपल्स के रूप में खोदना। इस बीच
येई ने गौर किया कि एक डी क्लास रेथ जोन के लिए सी क्लास अवेकनर्स मौजूद हैं। ये ओवरकिल था। वहां एक आदमी था जो रोब पहने था, नाम हाइजी, वो भी मर्सनरी और सी क्लास अवेकेंड। उनसे निकलने वाली ब्लड लस्ट से वो समझ गया कि उनमें से कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। साथ ही उसे रेथ जोन के अंदर से हल्का सा एक और सी क्लास प्रेजेंस महसूस हो रहा था। एक आदमी मोबाइल फोन से रिफ्ट के एंट्रेंस को देख रहा था। उसने कहा कि उसके सारे खिलौने इकट्ठा हो गए हैं, अब शिकार शुरू करने का समय है। यह व्यक्ति था ब्लड लेपर्ड, ब्लैक लेपर्ड गैंग का दूसरा इन कमांड। वे रिफ्ट में घुसे और चलते हुए हाउ ने ये से पूछा कि क्या उसे प्रोटेक्टिव सूट पहनने की जरूरत नहीं है। ये ने कहा कि जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो अवेक है और संभाल सकता है। सोन ने कहा कि एक असेंडेड माइनर रेयर होता है, और ने उसे मुंह संभालने को कहा क्योंकि ये कचरे के ढेर का राजा था। हाउ ने ये को चेताया कि उनकी बातों की परवाह मत करो। ये ने उसे भरोसा दिलाया कि वह लापरवाह नहीं है। ये ने एरिया देखा और नोट किया कि वहां की वेजिटेशन जानबूझकर छिपाने के लिए बदली गई है, और उसे आसपास छिपा हुआ एक किलिंग इंटेंट महसूस हुआ। उसने देखा कि कुछ उसके सामने से गुजरा। उसने सोचा कि ये स्टॉकर अब ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएगा। क्या ये छाया में ही छिपा रहेगा या कुछ और करेगा? सान ने यही पर चिल्लाया कि पैर चलाओ। हाउ ने कहा कि वे तेजी करेंगे। ये जानता था कि ये माहौल का इस्तेमाल करके उन्हें चुपके से पीछा छोड़ाने और शैडो से ऑब्जर्व करने का सही मौका है। उसने अंकल हाउ को पकड़ा और कहा कि मजबूती से पकड़ो। डॉक ने शिकायत की कि माइनर बहुत तेज था। उन्होंने उसे रुकने को कहा। उसने कहा कि ठीक है, क्योंकि वे दोनों बस कचरे के टुकड़े हैं, और अगर वे उन्हें छोड़ दें तो वे वैसे भी मर जाएंगे। लाल बालों वाला आदमी एक शाखा पर बैठा था और उन गू ब्रदर्स को देख रहा था। उसने सोचा कि क्या बाकियों ने भी खतरा महसूस किया। उसने अपनी जीभ होंठ पर फेरी और सोचा कि कोई बात नहीं, क्योंकि अगर सब उतने ही मूर्ख होते जितने वे तीन हैं तो खेल बहुत बोरिंग हो जाता। दा ने कहा कि उसे मिशन के बारे में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। अंदर आने के बाद से ही उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने कहा कि पैरानॉइड मत हो, ये बस डी रैंक का मिशन है और वे तीनों सी रैंक्स हैं, तो वे संभाल सकते हैं। सैन ने कहा कि उसे भी अजीब लग रहा है, जैसे उसकी पीठ में ठंडक दौड़ रही हो। उसने सुझाव दिया कि वे वापस चलें। उसने कहा कि पैनिक मत करो, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उनकी आंखें फैल गईं। एस पर पीछे से हमला हुआ। लाल धागे उसके सिर के चारों तरफ लिपट गए। उसने ब्लड लेपर्ड को पहचाना और कहा कि उसे छोड़ दो और बात कर लेते हैं। ब्लड लेपर्ड ने जवाब दिया कि वे बार बार ब्लैक लेपर्ड गैंग को उकसा रहे थे, तो अब बात करने को कुछ नहीं है। उसने धागों को खींचा और सैंस का शरीर कट गया। बाकी दोनों ने ये होते देखा। दा गुस्से से भर गया और आगे अटैक करने के लिए भागा। उसने उसे रोकने की कोशिश की। लाल धागों ने उसकी मुट्ठी को पकड़ लिया और उसका पूरा शरीर धागों में लिपट गया। धागों ने उसकी त्वचा को चीर दिया और अंत में उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया। वह डर गया, इसलिए जितनी तेज भाग सकता था भागा, जबकि ब्लड लेपर्ड पागलपन में था क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर से भरा शिकार पसंद था। इस बीच येई और हाउ थोड़ी देर आराम कर रहे थे। हाउ ने उससे पूछा कि उसने उन बाकी अवेकेंड आदमियों को क्यों छोड़ दिया। येई ने पूछा कि क्या उसने हाल ही में किसी को या किसी फैक्शन को नाराज किया था। होवाल ने कहा कि वह तो बस एक माइनर है, तो किसी को नाराज करने का सवाल ही नहीं। उसने पूछा क्यों। हमारे एमसी ने बताया कि यह मिशन एक डेथ ट्रैप है और कोई चाहता है कि वे सब उस विकृत जगह में दफन हो जाएं। हाउ ने कहा कि वह डर गया है। ये ने कहा कि अगर उसे कुछ पता है तो उसे बता दे। अचानक वह प्रकट हुआ और येई पर चिल्लाया कि उसने कुछ क्यों नहीं बताया, जबकि उसने कुछ अजीब महसूस किया था। उसने अपने भाइयों की मौत के लिए उसी को दोषी ठहराया। ये ने कहा कि एरर बिल्कुल बेकार नहीं था, क्योंकि उसने मरने से पहले मास्टरमाइंड को बाहर लाने में मदद की। ये सुनकर वह गुस्से में भर गया। उसने पूछा कि उसने क्या कहा। ये ने वही बात दोहराई कि वह मरने ही वाला था। वह हैरान रह गया जब खुद लाल धागों में फंस गया। ब्लड लेपर्ड ने येई से कहा कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक माइनर इतना दिलचस्प निकलेगा। येई ने अल्टीमेट शैडो आई सक्रिय कर लिया। इसी के साथ पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो गया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर अब तक ब्लू थंडर वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।